नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। आपको दिख रहा है पूरे बोर्ड पे कि नहीं, और मेरा साउंड ऑडिबल आ रहा है कि नहीं? क्या बोल रहे हैं? दिखाई और सुनाई दे रहा है? कमेंट करके बताइए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उस हिसाब से देखा जाएगा। आ रहा है, ठीक है। तो अभी तक हमने 3 क्लास देख चुके हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के। आज चौथा क्लास होने वाला है। इस 4th क्लास में हम देखेंगे आज अगले टॉपिक के बारे में। इससे पहले हमने हैंडलिंग लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में पढ़ा था। आप सभी ने आई होप लेक्चर्स देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो वो जब तक अपलोड हो जाएंगे आप देख लीजिएगा, या लाइव 24 घंटे के बाद शायद रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाता है, तो वो देख लीजिएगा, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा है वो लोग, जो देख चुके हैं वो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं उन्हीं के साथ में। आज अगला टॉपिक होने वाला है हम लोग का एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड में, मैनेजिंग द कंज्यूमेबल्स एंड इन्वेंट्रीज ऑफ हॉस्टल। ये बहुत ही जरूरी है। जैसे हैंडलिंग लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट था हॉस्टल में, बहुत सारे अगर स्टूडेंट हैं तो उनको कैसे हैंडल किया जाए ये हमने देखा था। उसी के तरीके से, मतलब उसी के वे में आगे बढ़ते हुए ये चीज़ें आती हैं कि आपको किस तरीके से इनको हैंडल करना है, किस तरीके से मैनेज करना है, तो ये हम पढ़ेंगे। एक बार जो पेन है उसका थिकनेस बताइएगा, विजिबल हो पा रहा है कि नहीं। देखना तो विजिबल है ना, ठीक है ना, ओके। ठीक है, तो मैंने बताया कि हैंडलिंग लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने पढ़ा। उसमें देखा कि एक सुपरिटेंडेंट होगा, एक वार्डन होगा, ऑफिस मैनेजर होंगे, मेस कमेटी के सदस्य होंगे, उसमें कुक होंगे, स्वीपर्स होंगे, हेल्पर्स होंगे, सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे। उनके क्या क्या ड्यूटीज रहने वाले हैं, उनका क्या क्या रोल रहने वाला है, उन सभी चीज़ों के बारे में देखा था हमने। जितने भी सभी लोगों के बारे में ड्यूटीज पढ़ा, वो कहीं ना कहीं उनके कामों को पूरा बताएगा, उनके दायित्वों को बताएगा कि एक हॉस्टल में आप अगर काम करने जा रहे हैं, आपको सभी स्टूडेंट को संभालना है, तो किस तरीके से आपके काम होने चाहिए। अब उन्हीं कामों के अंतर्गत आएगा एक अलग डिपार्टमेंट जिसमें हमें मैनेज करके चलना होगा, किसको, कंज्यूमेबल्स एंड इन्वेंट्रीज को। कंज्यूमेबल एंड इन्वेंट्रीज क्या, जो भी हम खाते पीते हैं, अधिकतम हमारे दिमाग में ये आता कि कंज्यूमेबल मतलब ये होगा, कंज्यूमेबल मतलब कि हम जो भी खाते हैं पीते हैं वो सारी चीज़ें ही कंज्यूम करने वाली होंगी, बट ऐसा नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, जैसे कि जो भी फूड होंगे, जो भी ड्रिंकिंग चीज़ें होंगी, वाटर्स होंगे, या फिर आप फ्रूटी पी रहे हो, या फिर और जो भी अलग चीज़ें पी रहे हो, वो सब कंज्यूमेबल में बस आएंगे क्या? नहीं। ऐसी वो हर चीज़ें जिनका आप डेली बेसिस पर उपयोग करते हो, डेली बेसिस पर आपको उनकी आवश्यकता होती ही होती है। वो चीज़ों में क्या हो सकते हैं? एक तो फूड होगा ही, टॉयलेटरीज इनकी आपको डेली बेसिस पर आवश्यकता पड़ने वाली, सोप नहाओगे तो साबुन लगाओगे ही, डिटर्जेंट कपड़े धोओगे ही, पहनोगे तो कपड़े धोओगे ही, तो ये आपके डेली बेसिस पर है। इनको आपको क्या कर रहे हो? कंज्यूम कर रहे हो, अपने शरीर के लिए ही कंज्यूम कर रहे हो। भले ये आपके शरीर के अंदर ना जाए, लेकिन आपके शरीर के साथ जुड़े चीज़ों के लिए ही कंज्यूम किया जाता है, इसलिए कंज्यूमेबल में लिया जाता है। बेडशीट हो गया, बेडशीट मतलब चादर जो हम बेड पर बिछाते हैं, तो वो डेली बेसिस पर होने वाली चीज़ नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि बेडशीट आपने बिछाया अगले दिन आपने उसको यूज़ करना बंद कर दिया, ऐसा तो है नहीं। इनको आप डेली बेसिस पर यूज़ करेंगे, तो बेडशीट हो गया। पिलो हो गए, पिलो डेली बेसिस पर आपको यूज़ होना है। इवन मेडिसिन भी हो गए, मेडिसिन भी कंज्यूमेबल में। मेडिसिन तो आएगा क्योंकि आप खाते हैं
या आप सिरप जो आता है, टॉनिक जो आता है वो ले रहे हैं, तो वो भी मेडिसिन के अंतर्गत कंज्यूमेबल चीज़ों में आ जाते हैं। तो बेसिक एक जानकारी के लिए कि कंज्यूमेबल क्या होता है, तो कंज्यूमेबल ये सारी चीज़ें होंगी, और ये सारी चीज़ें आपको कहाँ प्रोवाइड की जाएंगी, जहाँ भी आप रहेंगे, जिस भी आप हॉस्टल में रहेंगे, आप जहाँ के वार्डन बनने वाले हैं, आप जहाँ के वार्डन रहेंगे, वहाँ ये सारी कंज्यूमेबल चीज़ आप स्टूडेंट्स को क्या कराओगे, अवेलेबल कराओगे। ठीक है, तो आई होप कंज्यूमेबल आप सभी को समझ में आया होगा। ऐसी वो सभी चीज़ें जो आप डेली बेसिस पर उपयोग में लाते हैं। अब इन्वेंट्रीज क्या होनी चाहिए, तो इन्वेंट्रीज तो क्लियर है, जो भी अन्य रूम में रहने वाली जो चीज़ें होती हैं, जिनका हमारे दैनिक कार्यों में उपयोग में तो आता है, अगर वो चीज़ें नहीं है तो भी हम अपना काम चला सकते हैं, लेकिन वो एक रूम के अंदर जरूरी चीज़ें होती हैं, जरूरी चीज़ों में आती हैं। जैसे कि बेड हो गया, बेड अगर नहीं है तो क्या करेंगे आप, जमीन पर ही अपना गद्दा डालकर सो जाएंगे, या तो चादर बिछाकर सो सकते हैं। ठीक है, तो बेड हो गया। टेबल, टेबल नहीं है तो नॉर्मल आप जैसे पहले के ज़माने में जमीन पर बैठकर पढ़ा जाता था, उस तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। तो टेबल जरूरी है भी, नहीं भी है, अगर नहीं भी होगा तो आपका काम चल जाएगा। तो वो सारी चीज़ें क्या है, इन्वेंट्रीज के अंतर्गत आ गई। अलमीरा, अलमीरा या अलमारी बोल लो, जो आप कपड़े रखने के लिए यूज़ करेंगे, अपने कॉपी पुस्तक रखने के लिए अलग से आपको कबर्ड दिया गया, तो वो हो गया। किचन, तो किचन के जो भी सामान रहेंगे वो सारे सामान आपके इन्वेंट्रीज में आ गए। फैन एंड लाइट, जो आपके कमरे में फैन एंड लाइट्स लगे होंगे वो सब आ गए। मिरर, जो आपके नहाने के बाद कंघी करने के लिए, जो कि लड़कियों के लिए बहुत ही आवश्यक है, लड़कियां बिना मिरर के रह ही नहीं सकती, तो मिरर हो गया। चेयर, बैठने के लिए टेबल दिया गया तो चेयर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी क्या हो गई, इन्वेंट्रीज के अंतर्गत आती हैं। तो ये थे कंज्यूमेबल। अब इन्हीं सभी चीजों को जो आप प्रोवाइड करेंगे हॉस्टल के स्टूडेंट को, इनका आपको मैनेजमेंट करना है। कैसे आप मैनेज करेंगे, किस तरीके से ये मैनेज करना है आपको, उनके बारे में हम देखते हैं। मैनेज कैसे करोगे उसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू देते चलता हूँ। मैनेज कैसे करोगे, जैसे कि पिछले लेक्चर में हैंडलिंग लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट के बारे में कंप्लीट किया हमने लेक्चर को, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर 1000 स्टूडेंट है तो 1000 स्टूडेंट के लिए 1000 टेबल आपके पास होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि 500 स्टूडेंट का आप देंगे, बोलेंगे एक टेबल को दोनों शेयर करो, ऐसा नहीं होता है। अगर एक रूम में 2 लोग रह रहे हैं तो आपको 2 टेबल देने अनिवार्य है, ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन है। आता भी है, टेबल वेबल में कंजूसी नहीं करती कि टेबल नहीं दे रहे हैं। चेयर भी आपको दिए जाएंगे, वो आपको स्टूडेंट को प्रोवाइड करना है। अगर कहीं टेबल टूट गया है, चेयर खराब हो गए हैं, तो आपको इंस्टेंटली कहीं ना कहीं से इसके बारे में आगे अथॉरिटीज़ को बताना होगा और मैनेज करना होगा कि किस तरीके से आप जल्दी से जल्द उस स्टूडेंट को टेबल एंड चेयर प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो इस तरीके से आप मैनेज करेंगे। हो सकता है फैन लगा है, किसी रूम के फैन खराब हो गए, एक रूम के नहीं पता चल रहा है, बहुत सारे रूम के ही फैन खराब है, तो उनको किस तरीके से आप बनवाओगे, उनको बनवाना भी पड़ेगा, साथ में आपको अलग से स्टॉक रखना पड़ेगा कि उन बच्चों को उस समय दिक्कत ना हो। पता चल रहा है गर्मी का दिन चल रहा है, फैन खराब हो गए हैं, एक रूम में 2 फैन लगे थे, दोनों ही खराब हैं, ऐसे इसी तरीके का हाल बहुत सारे कमरों का हुआ, आपके पास स्टॉक में फैन ही नहीं है ताकि आप तुरंत इंस्टेंट रिप्लेस कर सको, तो उसमें क्या होगा, बच्चों को गर्मी में रहना पड़ेगा। अगर आप अपने ही आपको लेकर सोचेंगे कि गर्मी में पढ़ाई कर लिया जाए, नहीं होता है, आपको बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन की आवश्यकता होगी, तब जाकर आप कहीं गर्मी में पढ़ाई कर पाएंगे। तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि वो हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट जो कि अभी केवल 10th क्लास तक ही हैं, वो इस तरीके की परिस्थिति में, कंडीशन में पढ़ाई कर लेंगे। तो उस सभी चीज़ों को बचने के लिए आपको मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा, प्रबंधन करना होगा कि हमारे पास स्टॉक मेंटेन रहे, अगर कोई भी चीज़ की कमी पड़ती है तो तुरंत हम स्टॉक से उसको ला सके और स्टॉक को रीफिल करते रहे। रीफिल करने से क्या होगा कि अगर कुछ चीज़ें स्टॉक से निकल रही हैं तो आप वापस उसको उसी कंडीशन तक, उसी लेवल तक लाकर रिफिल कर रहे हैं, ताकि आपको आने वाले दिनों में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ ही फैन है लेकिन अभी तक फैन ऑन हुआ नहीं था, तो मुझे भी गर्मी में पढ़ाना पड़ रहा था। ठीक है, तो इसी तरीके से दिक्कतें ना हो, सुविधाएं होने के बाद भी उसका उपयोग ना हो पाए, इसलिए आपको ध्यान रखना है, मैनेज करके चलना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बेनिफिट्स क्या होने वाले, मैनेजमेंट तो आप सीखेंगे, मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप जिस पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप जिस पोस्ट में जाने वाले हैं, उनका तो सबसे बड़ा काम यही है कि आप मैनेज कैसे करेंगे। मैनेजमेंट, आपको स्टूडेंट को मैनेज करना है, स्टूडेंट को आने वाली आवश्यकताओं की पूर्ति का मैनेजमेंट करना है कि किस तरीके से उनकी ज़रूरतें जो हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है, उनको हम मैनेज करके चले। आपके साथ काम करने वाले वर्कर्स को मैनेज करके चलना है, आपको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी है, तो मैनेजमेंट का स्किल आपके अंदर होना चाहिए। अब मैनेज तो करना है, तो मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि मैनेजमेंट जरूरी क्यों है, उनके बेनिफिट क्या है, उनके लाभ क्या है।
आई होप क्लियर हुआ होगा कि मैनेजमेंट क्यों और कैसे करना है, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। आगे उसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ये 2-3 दिन नहीं चलने वाला, आज ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जैसे हैंडलिंग लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट थोड़ा लंबा खिंचा गया, ये नहीं खिंचाने वाला। ठीक है, बहुत छोटा ही टॉपिक है। तो देखते हैं इसके बेनिफिट में क्या आएगा। ट्रैकिंग इन्वेंट्री। ट्रैकिंग इन्वेंट्री मतलब लेखा जोखा रखना, इन्वेंट्री को ट्रैक करके रखना। ट्रैक करके कैसे रखेंगे? हो सकता है एक आप सिस्टम बैठा के रखो अपने हॉस्टल में, सिस्टम में आप हर चीज़ों को एक पॉइंट सेट करके रखो कि हाँ हमारे पास अगर 4 पिलो थे तो 4 पिलो आपको दिखा रहे हैं। जैसे कि आपने किसी बड़े मेडिकल शॉप में देखा होगा, बड़े मेडिकल शॉप में क्या होता है कि 2 पर्सन जो रहते हैं कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं, जो भी दवाई आती है उनसे गुजर कर जाती है कहाँ तक, आपके पेमेंट काउंटर तक। पेमेंट काउंटर तक पहुँचने से पहले वो 2 लोग बैठे रहते हैं। वो बारी बारी से क्या करते हैं, एक अगर आपने देखा होगा तो, नहीं देखा होगा तो मैं बताते चल रहा हूँ। क्या करते हैं कि आप जो भी दवाई ले रहे हैं उस दवाई का वो नंबर लिखते हैं, उसमें दिखाते हैं, और उनके पास जो स्टोरेज है उसमें से कितना खाली हो रहा है, कितना कम हो रहा है। अगर आपने पैरासीटामोल के 2 पत्ते खरीदे हैं, मतलब 20 टैबलेट, तो वो पत्तों में रहता है। हमें तो 20 टैबलेट दिखता है वो इस तरीके से। मान लो ये पैरासीटामोल का एक टैबलेट का एक पूरा पत्ता है, ठीक है, एक स्ट्रिप है। अगर ये आपने खरीदा है, अगर उनके पास 50 पहले था, अगर आपने एक खरीद लिया तो उसमें माइनस करते हैं। अब उनके पास स्टोरेज कितना दिखाएगा, 49। ठीक है, इसी तरीके से आपने कोई सिरप खरीदा, कफ सिरप खरीदा, कफ सिरप खरीदा, आपने 1 बॉटल खरीदा या 4 बॉटल खरीदा कफ सिरप। अभी हाल फिलहाल में सब कोरोना के टाइम में क्या कर रहे थे, हैंड सैनिटाइजर खरीदे। सैनिटाइजर आपने खरीदना 5, तो वो अपने स्टॉक में से उसको घटाते जाएंगे कंप्यूटर में, और एक रिकॉर्ड रखते जाएंगे कि हाँ हमारे पास पहले 50 थे या 40 थे, उसमें से 1, 4, 5 इस तरीके की चीज़ें निकली हैं, तो अब हमारे पास कितना बच रहा है और उसका डिमांड क्या है अभी मार्केट में। अभी जो बारिश का दिन है उसमें डिमांड क्या रखता है, अधिकतर पैरासीटामोल, निसिक प्लस, जो सर्दी जुकाम की दवाइयाँ होती हैं उनका ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहता है। तो क्या करते हैं, उनका ज़्यादा स्टॉक मंगा कर रखते हैं, और जैसे जैसे निकलते जाता है एक टाइम के बाद उसको फिर से रिफिल करते रहते हैं। तो जैसे ही आप ट्रैक करेंगे अपने इन्वेंट्रीज को कि कौन सी वस्तु कहाँ पर रखी गई है और उसका कितना उपयोग किया जा रहा है, तो उससे आपका क्या होगा, फायदा ये होगा कि आपको पता चलते रहेगा कि आपकी इन्वेंट्रीज कितनी अभी उपस्थित है एट प्रेजेंट। ठीक है, तो ट्रैकिंग करने का ये आपको फायदा होगा कि कितना उसका उपयोग किया जा रहा है और कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पर रखी हुई है। फिर रियल टाइम इंफॉर्मेशन। रियल टाइम इंफॉर्मेशन, अब आप अगर एक कंप्यूटर में डाटा स्टोर करते जा रहे हो तो आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलते जाएगा कि आज 4 पिलो नए जो स्टूडेंट आए थे उनको दिए गए, 2 बेडशीट दिए गए, एक टेबल किसी पुराने स्टूडेंट का बदला गया। इस तरीके की चीज़ें आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। ठीक है, तो उससे आपके रियल टाइम अवेलेबिलिटी का पता चलेगा। 5 टेबल आपके पास थे, एक आपने दे दिए तो 4 बचे हुए हैं, इस तरीके से। तो आपके मैनेजमेंट का ये आपको फायदा होने वाला है। दूसरा, अवॉइड स्टॉक इशू। स्टॉक इशू से कैसे, स्टॉक इशू से कैसे बचा जा सकता है, मार्केट हमेशा बदलते रहता है। आप अगर मार्केट पे का ध्यान देंगे, बाजार को ध्यान देंगे, तो हमेशा बदलते रहता है, कभी स्टेबल नहीं रहता। ठीक है, तो उसमें क्या होती हैं चीजें ना, जैसे पहले कोरोना से पहले हैंड सैनिटाइजर ज्यादा लोग सुनते नहीं थे, जानते नहीं थे। आप में से बहुत लोग, मैं ही नहीं जानता था हैंड सैनिटाइजर होता क्या है। ठीक है, मुझे ही नहीं पता था कि हैंड सैनिटाइजर का यूज कहाँ है। देखते तो थे भले हॉस्पिटल में जाने से पहले कि वहाँ एक बॉटल रखा होता है, जो हॉस्पिटल के कर्मचारी है, वर्कर्स हैं, वही उनका इस्तेमाल करते थे। हमें इसका नॉलेज नहीं था कि इसका इस्तेमाल क्या है। लेकिन जैसे कोरोना वायरस आया, लोगों के बीच उसके बारे में बातें चलने लगी, उसका यूज़ होने लगा तो उसकी इंडस्ट्री बढ़ने लगी, उसका रेट बढ़ने लगा, मेडिकल्स में उसके अवेलेबिलिटी बढ़ने लगी। पहले तो अवेलेबिलिटी घटने लगी कि पहले कोई नहीं आता था जिसके लेने के लिए, अब उसके लिए 10 खरीदार मिलने लगे। 10 खरीदार मिलने लगे तो अमाउंट भी बढ़ने लगा, उसका प्रोडक्शन फिर बाहर से मंगाने लगे। जब प्रोडक्शन आने लगा तो फिर से पता चला कि इसका ज़रूरत अब हर लोगों को है, इसलिए अब सब लोग उसका क्या स्टॉक बढ़ाकर रखते थे। तो उसी तरीके की चीज़ें हर चीज़ों में होती है। हर चीज़ों में कैसे, सर्दी का दिन अभी आएगा, अभी सर्दी का दिन नहीं चल रहा है, इसके बाद आने वाला मौसम जो रहेगा वही रहेगा विंटर। विंटर में आपको ब्लैंकेट की आवश्यकता होने वाली है, स्वेटर्स की आवश्यकता होने वाली है। तो उस टाइम हर दुकानदार क्या करेगा, ब्लैंकेट मंगा के रखेगा, स्वेटर्स मंगा के रखेगा। अभी मानसून चल रहा है तो सब अम्ब्रेला रखे होंगे, छाता रख के चले होंगे। ठीक है, तो उनको एक टाइम मैनेज करके चलना पड़ता है कि हाँ अगर कोई मौसम आने वाला है उससे जस्ट पहले मैं स्टॉक ला कर रखूँ, ताकि मार्केट में स्टॉक इशू ना हो। जरूरी तो नहीं है जो प्रोडक्शन कंपनी है वो सभी दुकानदारों को या सभी डीलर्स को एक साथ उनका जो भी डिमांड है वो पूर्ति कर पाए, ऐसा तो नहीं होता है। तो इसलिए एक
प्लान बना के चलना पड़ता है कि जो भी सीजन लगने वाला है उससे एक महीने पहले मैं स्टॉक लाकर रखूं। तो आप जब इन्वेंट्री मैनेजमेंट करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि आपके हॉस्टल में किन किन चीज़ों की कमी है, कौन कौन सी चीज़ें आपको रीफिल करनी है और कौन कौन सी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। ये 3 चीज़ें आपको मालूम रहेगी तो आप स्टॉक इशू जो मार्केट में आने वाला है उससे बच सकते हैं। स्टॉक इशू जैसे कि विंटर का मैंने अभी उदाहरण लिया, अभी बच्चों को आप सभी को एक एक ब्लैंकेट देना है। गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अनुसार एक एक ब्लैंकेट तो देना अनिवार्य रहता है। अगर ये आप दे रहे हैं, पता चल रहा है कि आप वेट कर रहे हैं कि कब सर्दी लगे तो कब मैं मंगाऊं, अभी से मंगा के क्या करूंगा। पता चला आप मार्केट में जिस दिन खरीदारी करने के लिए किसी ऑफिस के एक स्टाफ मेंबर को भेजते हैं, वो आपको फ़ोन लगाकर बताते हैं कि सर पूरे मार्केट में अवेलेबिलिटी कम है, उसकी उपलब्धता ही नहीं है। तो क्या करेंगे आप? आपको फिर बोला जा रहा है कि 1 महीने का वेटिंग टाइम है, 1 महीने आपको वेट करना पड़ेगा। ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है, इसको आप समझिए। ऐसा तो कभी होता नहीं है, लेकिन समझिए। जरूरी नहीं है कि ब्लैंकेट के साथ ऐसे हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ब्लैंकेट का उदाहरण लेके चल रहे तो उसी को समझते हैं। 1 महीने का वेटिंग है, तो क्या 1 महीने तक जो बच्चे आपके हॉस्टल में रह रहे हैं उनको वो सुविधा मिल पाई क्या, जिसका वो हकदार था? नहीं मिल पाया। क्यों? इस स्टॉक इशू के कारण। और ये किसकी जवाबदारी थी कि स्टॉक सही से रहना चाहिए? एक वार्डन की जवाबदारी थी, स्टोर कीपर की जवाबदारी थी, जो बताए कि हमारे पास स्टॉक कमी है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको मैनेजमेंट जरूरी है। तो मैनेजमेंट ये आपको फायदा देता है। इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन फ्यूचर स्टॉक में होने वाली कमी से बचा जा सकता है। तो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से बचा जा सकता है। फिर सेट रिकॉर्डर लेवल। सेट रिकॉर्डर लेवल, अब मैंने बताया था कि कंप्यूटर पे आप सभी चीज़ों को ऑपरेट करने, सभी चीज़ों का एक डाटा बनाकर रख रहे हैं। उसमें आपको पता चलेगा कि एक इन्वेंट्री, सभी इन्वेंट्री का एक मिनिमम क्वांटिटी पहले से सेट करके अगर रखा जाए तो आउट ऑफ स्टॉक इस समस्या से बचा जा सकता है। तो जो आउट ऑफ स्टॉक की इशू थी उससे बचने के लिए क्या, आप एक रिमाइंडर सेट कर दो। आप रिमाइंडर इस प्रकार से सेट कर दो, आपके यहाँ अगर 1000 स्टूडेंट है तो अगर आपके पास 500 बेड सीट्स आते हैं, जैसे ही बेड सीट्स की संख्या 500 होती है तो आप रीफिल करने का रिमाइंडर सेट कर दो कि आपकी संख्या 500 से घट गई है, 500 के आसपास आ गई है, तो आप फिर से अपनी खरीदी में लग जाए, परचेसिंग में लग जाए, ताकि आप स्टॉक को फिर से भर पाएं। तो ये चीज़ें आप कंप्यूटर में अगर सेट करते हुए चलते हैं, तो अगर आपके पास कंप्यूटर की उपलब्धता नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आप एक रजिस्टर मेंटेन करके चलिए और नियमित रूप से उसकी जांच करते चलिए। आप भी कीजिए एक वार्डन के तौर पर, साथ ही ऑफिस मैनेजर को भी बताइए कि आप प्रॉपर इसको चेक करिए। साथ ही जो स्टोर कीपर है, जो स्टोर पूरा देखता है, देख रेख में जैसे स्टोर रहता है, स्टोर के सामान से रहते हैं, उनको बोलिए कि आप नियमित तौर पर रेगुलर इसको चेक कर लीजिएगा कि किस तरीके से हमारे सामान निकल रहे हैं, कितने हमारे पास सामान हैं, ताकि हम स्टॉक इशू से बच सकें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। कमेंट करते रहिएगा, अगर समझ नहीं आता है तो भी बताते रहिएगा। उससे ये होता है कि इंस्टेंट अगर कोई टॉपिक चल रहा है इंस्टेंट, वहाँ पर आपके जो सवाल है, मन में कुछ सवाल रह रहे हैं, उसका मैं क्लियरिफिकेशन आपको दे पाऊँ। लाइव क्लास का मतलब यही है कि आपके मन में जो भी डाउट्स आ रहे हैं उसका पूरा आपको जवाब मिले। ठीक है, तो ये बेनिफिट्स आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर सही लगा हो और बेनिफिट समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट करके यस सर बता दीजिए। अगर कुछ डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा कि सर ये चीज़ों को फिर से बताइए, जो भी है। मैम एक बार चेक कर लीजिए। ये चैप्टर बहुत ही ईजी है, किस तरीके से कंज्यूमेबल्स जो चीज़ें हैं, इन्वेंट्रीज है, उनको कैसे मैनेज करना है, बहुत ही आसान है। आराम से ये घर में भी आप देखते होंगे, आप अपने घर से भी रिलेट कर सकते हैं कि किस तरीके से हमारे घर में, अगर जैसे कि मम्मी हो गई, दादी हो गई, इन लोग को ही ज़्यादा रहता है कि घर की सामान जो है कम से कम 1-2 चीज़ें एक्स्ट्रा ही रहे। अगर घर में बेडशीट है तो लोग हमेशा 2 बेडशीट एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं। अगर मेहमान भी आ गए तो उनके लिए भी, और भी बहुत सारे। सेकेंड पॉइंट नाम लेने बोलो। मुस्कान जी आप पॉइंट का नाम बता दीजिए, सेकंड पॉइंट कौन सा आप बोल रहे हैं? आई होप रियल टाइम इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं क्या? एक बार बता दीजिए। जी, रियल टाइम इंफॉर्मेशन क्या होता है? देखो, रियल टाइम इंफॉर्मेशन घर से, अभी मैं घर के बारे में आपको सभी को बता रहा था कि घर में मम्मी दादी लोग रहते हैं, इस तरीके के जो मैनेजमेंट को करते हैं। तो रियल टाइम इंफॉर्मेशन कैसे मालूम चलता है उनको, वहाँ आप देखिएगा, आप अपने घर से रिलेट कर लीजिएगा, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर मैं उसको हॉस्टल की तरफ लेके जाऊँगा। तो क्या होता है घर में, अगर जैसे चाय का कप है, चाय के कप को समझ लो,
हमारे रेगुलरली सबके घर में ये होता है कि चाय का कप दो तरीके का होता है, एक जो घर में डेली बेसिस पर यूज हो रहा है, और एक मेहमान आ रहे हैं वो कि ट्रे में लेके आ रहे हैं, थोड़े अच्छे क्वालिटी का कप है उसको हम लेके आ रहे हैं। अब उनमें से ये हुआ कि 6 आपके पास कप थे, आपके घर में 6 कप थे, और मान लीजिए कि उसमें से एक ब्रेक हो गया, एक टूट गया। अब वापस से क्या होगा, मम्मी या दादी रहेंगी इस बारे में, उनको पता है कि 5 ही कप है, हमें फिर से लाना पड़ेगा कप, फिर से लाना पड़ेगा कप। अगर कोई मेहमान आ गया तो हमें इसी में ही चाय देना है, अगर वो कप नहीं आएगा तो आप 5 ही कप लेके जा पाओगे, और एक आपको दूसरा कप लाना पड़ेगा, सिमिलर कप नहीं रहेगा वो, ठीक है। तो उस केस में क्या हो सकता है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको हिचकिचाहट महसूस हो सकता है कि अलग अलग कैसे मैं लेके जाऊं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप करेंगे कि उसी प्रकार का फिर से कप मैं लेके पहले से रख लूं ताकि मुझे परेशानी ना हो। कब लोगे, जब इंस्टेंट जिस दिन वो टूटा है उसके 2-4 दिन के अंदर आपने वो कप फिर से मंगा लिया। एज इट इज क्या होगा, तो वहां पर रियल टाइम इंफॉर्मेशन क्या पता चला आपको कि एक कप ब्रेक हुआ था, मम्मी या दादी को पता था, उन्होंने घर में बोला पापा या दादा से, उन्होंने रिफिल कर लिया था, फिर से उसको परचेस करके ला लिया था, घर में ये हुआ। अब उसी को हॉस्टल में समझिए, अब यहाँ पर एक लाइन लिखा हो गया, इससे इन्वेंट्री के रियल टाइम अवेलेबिलिटी का पता चलता है। तो जैसे अभी कप के बारे में अवेलेबल है कि नहीं ये पता चला, उसी तरीके से इन्वेंट्री में क्या पता चलेगा, इन्वेंट्री हो या कंज्यूमेबल चीजें हो, उनमें क्या होगा, जैसे साबुन है, साबुन बच्चों के लिए था, 500 स्टूडेंट हैं किसी हॉस्टल में, तो 500 स्टूडेंट के लिए साबुन था, पर मंथ एक साबुन के हिसाब से उनको मिलना रहता है, ठीक है। आपने पर पर्सन 2 साबुन मंगाया के पहले से रखा हुआ था, 1000 साबुन आपके पास थे, अगला महीना लगा, आपने 28 तारीख को सबको एक एक साबुन दे दीजिए, तो 500 साबुन घट गया, बचा 500 साबुन। अब ये 500 साबुन बचा है कैसे मालूम चलेगा, हो सकता है एक आध साबुन जो है, अब ऐसा है कि आप स्टोर है आपके हॉस्टल में तो जरूर है कि चूहे भी होंगे, उनमें से चूहे ने क्या किया, 8-9 जो साबुन थे वो निकाल के ले गए, बचा कितना, 8-9 निकल गया, ये 10 निकल गया, तो 490 साबुन ही बचते हैं। 490 साबुन अवेलेबल है, अगला महीने लगने वाला है, और आपको ने सेट करके रखा था कि 1000 साबुन मेरे पास नेट रहना चाहिए। ये पता कैसे चलता आपको कि 1000 साबुन, 500 निकल गए हैं, मेरे पास 490 है, ये कैसे पता चलेगा आपको। आप अब अगर निकालेंगे एक स्टॉक का जो रजिस्टर मेंटेन करके रखेंगे, या फिर अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में डाटा स्टोर करके रखेंगे कि हाँ 500 स्टूडेंट को फिर से साबुन मिल चुका है, 10 जो साबुन है गायब है, मतलब चूहे ले गए हैं, तो 490 साबुन बचते हैं, तो 490 साबुन अभी मेरे पास अवेलेबल है। यही क्या है आपका रियल टाइम इंफॉर्मेशन। तो यही रियल टाइम और इंफॉर्मेशन कब मिला, जब आपने इन्वेंट्री को इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना चालू किया था। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में क्या क्या किया आपने कि सबसे पहले तो स्टॉक में, रजिस्टर में मेंटेन करना चालू किया कि मेरे पास कितनी कितनी चीजें हैं, और मैंने दे दिया अगर कोई चीज तो उसके बाद कितना बचा है। यही क्या है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन, कि एट द मोमेंट कौन कौन सी चीजें मेरे पास उपलब्ध हैं वो मुझे पता चल जाए। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको, इस नंबरिंग से भी क्लियर हुआ होगा आपको। एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा अगर क्लियर हो गया है तो। जी ठीक है, क्लियर है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो हमने बेनिफिट्स देख लिया। अब बेनिफिट ये सभी हैं, आपको मालूम चल गया कि हाँ ये सभी बेनिफिट्स आपको होने वाली हैं, तो अब आप मैनेजमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा, और वो तो आपके टॉपिक में भी है, सिलेबस में भी है, और आगे चल के आपको उसी का काम करना है। बेनिफिट आप सभी समझ गए, उनके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते होंगे, आप जाएंगे वर्किंग एरिया पर और भी मालूम चलेगा चीज़ें, लेकिन आपको मोटा मोटा समझ देने के लिए क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। अब टेक्निक क्या है, अब मैनेज करने के लिए कुछ कुछ तो टेक्निक होगी, मुझे कुछ तो तरीका अपनाना पड़ेगा ताकि जो मैं मैनेजमेंट सीख रहा हूँ, जो भी मैं मैनेजमेंट करने वाला हूँ, वो सही तरीके से चल रहा है कि नहीं, या सही तरीके से कैसे किया जाए। जैसे कि अभी मैंने मम्मी और दादी का उदाहरण लिया, तो उसमें टेक्निक क्या है, एक तकनीक क्या उपयोग होता है, या एक फिनोमिना क्या है समझ लो। खैर फिनोमिना तो एक टेक्निकल टर्म हो जाता है, लेकिन एक हम जो जाते हैं तो उसमें क्या होता है, मम्मी और दादी घर में है, तो मम्मी ने अगर देखा तो दादी को उन्होंने बताया कि हाँ इनकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है, आप ला कर दे दीजिए। तो वो दादा से बोलते हैं, पापा से बोलते हैं कि आप मंगा लेना बेटा या ला लेना, ताकि घर में जो कमी है वो पूरी हो जाए, उस तरीके से। तो एक पूरा सीक्वेंस चलता है, एक पूरा सर्कल चलता है कि किस तरीके से उसको रीफिल किया जाए। वापस से अब 5 कप थे, वापस से 6 कप मंगाए गए, उसमें से आप एक ही कप को निकालोगे कि पूरे 6 को निकाल लोगे। तो आप एक ही कप निकालेंगे ना, कि एक कप, और ऐसा तो नहीं करेंगे कि जो नए 6 कप आए उसका यूज करना चालू कर दिए, पुराने 5 कप को रख दिए। ऐसा नहीं होता है, किसी भी घर में ऐसा नहीं होता है।
ऐसा क्यों नहीं होता है? क्यों? क्योंकि पहले से जो चीजें उपयोग में हम ला रहे हैं उसी को हमें उपयोग करते चलना है। क्योंकि पहले जो चीजें आई हैं हम ये सोचते हैं कि पहले वो चीजें खराब हो जाए तब हम नए चीजों को लाए, और यही चीज आपके यहाँ हॉस्टल में इन्वेंट्री मैनेजमेंट में काम आने वाला है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट की सारी चीजें, कंज्यूमेबल मैनेजमेंट की सारी चीजें आप घर से रिलेट कर सकते हैं। आपने ये सभी चीजें अपने घर में देखा हुआ है, ठीक है। अब टेक्निक्स में जाएंगे। अच्छा, किसी के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर आप मैनेजमेंट तो कंज्यूमेबल एंड इन्वेंट्री दोनों का पढ़ने बोला है, मतलब सिलेबस में तो बोला है, आप इन्वेंट्री के बारे में ही बस क्यों बता रहे हो? जो इन्वेंट्री है एज इट इज सेम टू सेम आपका कंज्यूमेबल है। इन्वेंट्री के अंतर्गत जो बेडशीट है कंज्यूमेबल में तो आता है, लेकिन आप उसी क्या करने जाते हो? खरीदी करने जाते हो। खरीदी करने जाते हो तो उसको इन्वेंट्री के अंदर भी रख लिया जाता है, ठीक है। सोप हो गया, डिटर्जेंट हो गया, कंज्यूमेबल तो चीजें हैं वो, लेकिन वो क्या इन्वेंट्री में भी आ जाती हैं, इस वजह से। तो इन्वेंट्री के जो मैनेजमेंट है वही सारी चीजें आपके कंज्यूमेबल में भी यूज होने वाली। और फूड में किस तरीके से यूज होगा? कंज्यूमेबल में तो फूड भी आता है, मेडिसिन भी आता है। तो मेडिसिन ये होता है हॉस्टलों में अधिकतर जो कि गवर्नमेंट हॉस्टल्स रहते हैं, सरकार के द्वारा भेजाए जाते हैं कि हाँ इस आप पहले अप्लाई करेंगे कि मुझे ये दवाइयों की जरूरत है, तो वो सारी दवाइयाँ आपको गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड हो जाएंगी। तो यही मैनेजमेंट रहेगा दवाई में भी। दवाई को पहले बता देता हूँ ताकि आपको कंज्यूमेबल वाला पूरा पॉइंट क्लियर हो जाए, ताकि आपको आगे चल के दिक्कत ना हो कि मैंने तो केवल इन्वेंट्री मैनेजमेंट पढ़ा है, कंज्यूमेबल मैनेजमेंट तो पढ़ा ही नहीं। तो सिमिलर है उसमें, सिमिलर कैसे उस पर बता दे रहा हूँ, मैं थोड़ा सा चर्चा कर देता हूँ तो समझिएगा वो सिमिलर कैसे है। अब मेडिसिन की बात कर लेते हैं, ठीक है। मेडिसिन की बात कर लेते हैं। मेडिसिन की आवश्यकता है आपके हॉस्टल में, मेडिसिन की आवश्यकता है, आपने मंगाया मेडिसिन, तो मैंने बोला कि वो गवर्नमेंट आपको लाकर फुलफिल करेगी। गवर्नमेंट आपकी मेडिसिन की फुलफिलमेंट की जवाबदारी उठाता है, ठीक है। आपके आसपास जो भी एक मेडिकल होगा या हॉस्पिटल होगा वहाँ से इसकी फुलफिलमेंट हो जाएगी, ठीक है। अब आपने बोला कि सर्दी खांसी का सीजन आया हुआ है, मतलब मानसून सीजन चल रहा है, उसमें सर्दी खांसी ज़्यादा लगती है लोगों को, ठीक है। कफ हो जाता है, जुकाम लग जाती है, तो उसके लिए क्या पैरासीटामोल मंगा लिए। यूनिवर्सल दवाई है पैरासीटामोल। सर्दी हुआ, थोड़ा सा खांसी आया, खा लो, ठीक है। कफ सिरप, कफ सिरप की आवश्यकता है, तो कफ सिरप आपने मंगाया है, ठीक। कफ सिरप आपने मंगाया तो आपने बोला कि 500 स्टूडेंट थे, सर 500 स्टूडेंट है तो 500 गोली तो नहीं लगेगा। ऐसा तो नहीं है कि एक गोली आप खाएंगे, एक टैबलेट आप लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं होता। तो इसके लिए 500 स्टूडेंट के हिसाब से मान लीजिए कि आप सभी को के लिए 2000 टैबलेट्स भेजे गए, 2000 टैबलेट भेजे गए। साथ ही ये हो सकता है कि कफ सिरप, इसके लिए 500 लोग थे तो इसके लिए आप समझ लीजिए 1.5 गुना 750, 1.5 टाइम्स आपके लिए कफ सिरप अवेलेबल कराएंगे। कहाँ? हॉस्टल के लिए। अब ये दोनों इतने थे, पता चला कि हॉस्टल में एक बीमार हुआ, एक के साथ दूसरा बीमार हुआ, दूसरे के तीसरा, इस तरीके से एक चैन रिएक्शन की जैसे लगातार सभी लोग बीमार होते जा रहे हैं, लगातार सभी लोग बीमार होते जा रहे हैं, सभी लोग बीमार पड़ रहे हैं। ये 2000 की संख्या थी, 20,000 हो गया, माफ कीजिएगा, ठीक है। ये 2000 की जो संख्या थी वो घटकर वापस कितनी होगी? 500 पे आ गई है। ये 750 सिरप थे, वो 85 सिरप बचे हुए हैं। अब क्या किया जाए? अब क्या किया जाए? तो आपके हॉस्टल में जो नर्स जो देखभाल करेंगी, इनका जो नर्स देखभाल करने वाली हैं, जरूरी नहीं है कि हर हॉस्टल में एक नर्स प्रोवाइड किया जाए। कुछ कुछ हॉस्टल्स ऐसे होते हैं जहाँ पर नहीं होते हैं। आसपास के जो नॉर्मल जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रहता है वहाँ से इनके अवेलेबिलिटी को पूरा कर लिया जाता है। जब भी जरूरत पड़ता है ये लोग वहाँ से आकर आपके यहाँ हेल्प करने आ जाते हैं, ठीक है। तो पता अब हम लेके चलते हैं, एक आइडियल कंडीशन ले रहे हैं, तो वहाँ अवेलेबल है नर्स, तो उन्होंने बताया कि सर वार्डन आपके पास आए, सर इतनी ही हमारे पास अवेलेबिलिटी है, वापस से आप डिमांड कीजिए। तो वापस से हम डिमांड करते हैं, तो फिर से ये फुलफिलमेंट होगा। 500 था तो 1500 रुपये, सॉरी 1500 टैबलेट वापस भेजे गए, 50 था 700 सिरप वापस भेजे गए, ठीक है। ये क्लियर हुआ। तो इसी प्रकार से इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी तो यही हो रहा था कि अगर किसी चीज़ की कमी होती है तो ये कैसे पता चला? इस नर्स ने क्या किया था, एक रजिस्टर मेंटेन करके रखा था, या इनके पास कंप्यूटर अवेलेबल है तो कंप्यूटर में पूरे डाटा इकट्ठा करके रखे थे कि कितना चीज़ निकल रहा है, कितना अंदर आ रहा है, कितना बाहर जा रहा है, ठीक है। उसी के थ्रू इसने वार्डन को बताया, वार्डन ने फिर आगे फिर से गवर्नमेंट से अप्लाई करके इन जो मेडिसिन की रिक्वायरमेंट थी उसको पूरा किया, फुलफिल किया, ठीक है। तो ये क्या है?
जैसे अभी मैंने इन्वेंट्री मैनेजमेंट बताया, उसी के तहत ही चल रहा है, उसी के सिमिलर ही चल रहा है। तो इसमें कुछ नया चीज़ है क्या? नहीं है। ठीक, ये मेडिसिन के बारे में हुआ। फूड के बारे में अगर दिक्कत आ रहा हो तो फूड के बारे में तो पिछले 3-4 लेक्चर से हमने कवर किया ही हुआ है। फूड का क्या है, आपका जो रसोइया रहेगा, जो मेस वर्कर रहेंगे, जो मेस का कुक रहेगा, वो बताएगा कि सर मिर्ची की कमी पड़ने वाली है, मिर्ची का जो पाउडर है जो सब्जी में यूज़ होने वाला है वो कम हो गया, मत मंगा दीजिए, मंगाया जाएगा राशन में। नमक कम पड़ने वाला, नमक मंगा दिया गया। धनिया कम पड़ा, धनिया मंगा दिया गया। आलू का स्टॉक आपने ला के रखा था, आलू आपका ख़त्म होने वाला है, पता चला कि वार्डन, जैसे आप वार्डन बनने वाले हैं, आप किसी दिन बच्चों के ऊपर मेहरबान हो गया कि बारिश का दिन है, जैसे कि अभी बारिश हो रही है हमारे साइड, तो बारिश का दिन है, पकौड़े खाने का मन हुए, आप मेहरबान हो गए, सभी को आपने आलू के पकौड़े खिला दिए। आलू का जो स्टॉक था वो क्या होने वाला है? कम पड़ गया। कम पड़ गया, इसकी जानकारी कौन देगा? ये मेस मेंबर ही देंगे। मेस मेंबर इसके बारे में जानकारी देंगे तो आप फिर से ऑफिस के किसी एक स्टाफ मेंबर को जाकर इसकी फुलफिलमेंट के लिए बोलेंगे, तो वो लाकर इसको कवर करेगा। अब ये मेस वाला कैसे बताया कि सर कमी पड़ रहा है? खैर खाने वाली चीज़ें तो ये है कि देख के अंदाजा लग जाता है कि हाँ ये कम हो गया, ये ज़्यादा हो गया, तो उसमें दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन चावल की चीज़ें जो हैं, चावल जो बोरी बोरी रखा है, आपने प्रति माह के लिए 10 बोरी मंगाया था, ये 8 बोरी खत्म हो चुका है, दो बोरी बचा है, तो बोलेगा ना 2 बोरी के लिए वापस से मंगाओ, वापस से लाओ। तो इस तरीके से भी तो वो मैनेजमेंट होगा, इसमें भी तो रजिस्टर ही लगेगा। तो सेम इन्वेंट्रीज की जो चीज़ें होती हैं, इन्वेंट्री का जो हम लोग मैनेजमेंट करते हैं, एज इट इज आपको कंज्यूमेबल का भी मैनेजमेंट करना होगा। कंज्यूमेबल थोड़ा छोटा चीज़ हो जाता है, इसलिए मैंने इन्वेंट्री मैनेजमेंट के थ्रू आपको सभी चीज़ों को समझाने का प्रयास किया। आई होप अगर उस प्रकार का कोई डाउट रहा हो तो आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया तो कमेंट में यस सर जरूर बोलिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर डाउट होगा तो तुरंत पूछे, उसमें भी मैं क्लियर करते चलता हूँ। अच्छा मुकेश जी, मुकेश जी आपका सवाल जो है सही है। आप परफेक्ट एक वार्डन की तरह सोचने लग गए हैं कि अगर 200 रुपये टमाटर का रेट हो जाता है तो सर क्या करें। तो क्या करना है सर, ये तो आपके क्षेत्र पर डिसाइड होगा, एरिया पर डिसाइड होगा कि आपके एरिया में अवेलेबिलिटी कैसी है। जैसे कि अभी रेट चल रहा है, सही बोल रहे हो आप, चलते हैं उसको भी बता देते हैं, बहुत अच्छा है, इसको भी क्लियर करते चलते हैं। अभी सर ने बोला क्या और कुछ है? ओके ओके, तो टमाटर का जो रेट है जैसे कि अभी चल रहा है 200 रुपये किलो। अब ये 200 रुपये किलो हो गया, इसका तो स्टॉक भी हम नहीं रख सकते, सही है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं ये जो डेली बेसिस पर उपयोग होने वाली है। ये हो गया मिर्च, हो गया हरा मिर्च, धनिया हो गया, या सब्जी के जो रेट हैं। अब इनको आप क्या कर सकते हो, इनको तो अवॉइड नहीं किया जा सकता। अगर आपके यहाँ 500 स्टूडेंट है, घरों में क्या होता है, अधिकतर घरों में आप ये देखते होंगे, अगर आप सभी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते होंगे, जैसे कि हम सब करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अधिकतर ये होता है कि टमाटर को अवॉइड कर दिया गया। तो आप कम लोगों के लिए सब्जी बना रहे हो तो ठीक है, आप टमाटर अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए क्या होगा, गवर्नमेंट पैसा भेजता है, तो गवर्नमेंट उसी रेट पर पैसा भेजता है जिस रेट पर मार्केट वैल्यू चल रही है। तो ये गवर्नमेंट आप जो बनाएंगे, एक पूरा दस्तावेज बनाएंगे, एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे कि सर अभी जो है ये रेट पर है, और ये गवर्नमेंट को भी मालूम होता है कि एट द मोमेंट आपके एरिया में क्या कैसा कैसा रेंज चल रहा है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आंगनबाड़ी के बारे में आप सभी ने सुना होगा, ठीक है। तो आंगनबाड़ी में पहले क्या होता था, ब्रेड बिकता था, ब्रेड के बाद कुछ समय बाद उसमें खाना बनाना चालू हुआ। खाना बनाना चालू हुआ तो पहले लोग चूल्हे से बनाते थे या सिगड़ी से बनाते थे। सिगड़ी आप सबने सुना होगा, कंडे से जलाकर बनाया जाता था, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो उज्ज्वला योजना है उसके तहत मोदी जी ने क्या किया, सभी को बांट दिया क्या, गैस कनेक्शन। तो जितने भी आपके आंगनबाड़ी है वहाँ क्या गैस कनेक्शन है, गैस कनेक्शन है, तो अब सभी के खाने किस में बनते हैं, गैस में बनते हैं, गैस में बनते हैं। अब जो गैस का जो प्राइस है वो हर स्टेट में सिमिलर है क्या, कोई बता सकता है, हर स्टेट में सिमिलर है क्या? यस या नो में जवाब दीजिएगा, क्या हर स्टेट में सिमिलर है? कुछ कमेंट आया, कमेंट कीजिए, आपको अगर जानकारी है तो बताइए, यस या नो में बता दीजिएगा, फिर मैं बताता चलता हूँ। जी जी ठीक है, सबके घर में वही प्रॉब्लम चल रहा है। अब इतना बताइए कि हर स्टेट में क्या गैस का रेट सेम है? सेम नहीं होता है। अगर आपको पता हो या ना हो, मैं बताना चाहूँगा कि सेम नहीं होता है। हमारे स्टेट में अगर
1250 रुपये 1150 रुपये चल रहे, तो किसी अदर स्टेट में हो सकता है 950 रुपये चले। क्यों? क्योंकि इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट का जो रूल रहता है, स्टेट गवर्नमेंट के जो अधिकार रहते हैं, उसके तहत वो कुछ पैसों को कम कर देता है, अपनी सब्सिडी को कम कर देता है और पैसों को कम कर सकता है। तो इस कारण से क्या कम ज्यादा रहता है। एज इट इज फूड के केस में भी होगा। फूड के केस में क्या, किसी स्टेट में चावल का रेट ज्यादा होगा, किसी स्टेट में चावल का रेट कम होगा, किसी स्टेट में गेहूं का रेट ज्यादा होगा, किसी स्टेट में गेहूं का रेट कम होगा। आप मान लीजिए कि आप एक वार्डन बन के जाते हैं पंजाब क्षेत्र में, पंजाब राज्य में जाते हैं, वहां तो भाई गेहूं की कमी आपको पड़ने वाली नहीं है। तो वहां जो गेहूं का रेट रहेगा, और वही रेट क्या आप कन्याकुमारी मतलब तमिलनाडु में लगा सकते हैं। तमिलनाडु में जो गेहूं का रेट रहने वाला है वो अलग रहने वाला है, पंजाब में जो गेहूं का रेट रहने वाला है अलग रहने वाला है। उसी प्रकार से इन सभी वेजिटेबल्स के भी रेट अलग अलग रहते हैं, और उन्हीं रेट के आधार पर आपको पैसा दिया जाता है। आपको महीने के हिसाब से पैसा दिया जाएगा, जो कि हॉस्टल के अकाउंट में आएगा कि ये आपके फूड्स के लिए पैसे हैं, आप इसमें से खर्चा कीजिए। तो आपको 200 रुपये हो चाहे 300 रुपये भी हो, उसके बारे में आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। आप आराम से बच्चों के साथ भी आप भी खा सकते हैं और बच्चों को भी खिला सकते हैं टमाटर। ठीक है, तो ये अगर डाउट था तो ये क्लियर हो गया। इसका स्टॉक करने वाली चीजें तो है नहीं फूड वाले, उनका पैसा प्रॉपर आता है बन के। ठीक, अब आलू और प्याज के लिए भी हर महीने आएगा, लेकिन आप एक अच्छे अगर इन्वेंट्री मैनेजमेंट का अपने अंदर स्किल रखते हैं, अगर आपने घर परिवार में देखा हुआ है, तो आपका माइंड उस तरीके से काम करेगा। हो सकता है हम 2 महीने के लिए एक्स्ट्रा लेके रखें, अगर आगे आएगा, अगर वो मैनेजमेंट आप करके चलते हैं, तो उसका अगर कुछ पैसा बचता है तो किसके अकाउंट में जाएगा या कौन उसको रख सकता है? आप रख सकते हो। आपने एक साथ क्या किया, 3 महीने के लिए आलू स्टॉक में रख लिया, प्याज स्टॉक में रख लिया। जब प्याज का रेट बढ़ा या आलू का रेट बढ़ा, तब वो पैसा आप किसी और चीज में यूज कर सकते हैं, अगर आप हॉस्टल के यूज में करना चाहें, या फिर अपने पॉकेट में रख लीजिए, क्योंकि आप वो पैसा आप बचा के चल रहे हैं। ठीक है, ये मैं जी नहीं, ऐसा नहीं होता मुस्कान जी। आप जिस स्टेट में वार्डन बनकर जाएंगी, आपको उसी स्टेट से लेना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि आप किसी अन्य स्टेट से मंगाएंगे अपने लिए चीजें। और गवर्नमेंट इतना भी हेल्पिंग नेचर का नहीं है जितना हम लोग को लगता है कि वो किसी और स्टेट से चीजें मंगा कर देगा। आपको अपने आसपास के मार्केट से ही चीजें लेनी पड़ेंगी, और उसी मार्केट की वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको पैसा हॉस्टल के अकाउंट में मिलेगा। ठीक है, नहीं नहीं, ट्रेड सेम मतलब आप ये समझिए, ट्रेड पर ना जाते हुए, ट्रेड क्योंकि आपका पार्ट नहीं है, आपके मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है, आप ये समझिए कि आपके आसपास जो मार्केट है, आप जैसे मैं अपने हिसाब से लेता हूँ, जैसे मैं भिलाई में रहता हूँ, तो जो भिलाई का मार्केट का रेट है, ये सेम रेट हमारे रायपुर में नहीं मिलने वाला। रायपुर के मार्केट का रेट थोड़ा सा फ्लक्चुएट होगा। आप थोड़े दूर और चले जाएंगे या फिर अगले राज्य में चले जाओ, मुंबई में जो मार्केट का रेट है वैसा रेट तो नहीं रहने वाला, वहाँ तो बहुत ही हर चीज़ें आपको हाई रेट पर मिलने वाली है। आप चले जाओ गुड़गांव क्षेत्र में, गुड़गांव में क्या आपको वही रेट मिलने वाली नहीं मिलने वाली। तो आप जिस क्षेत्र में वार्डन रहेंगे, आपका हॉस्टल जिस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, वहाँ जो रेट चलेगा उसके अकॉर्डिंग आप जो एक एस्टिमेशन बना के भेजेंगे कि हाँ हमको इतनी इतनी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, उसके आधार पर आपको, उसके बेस पर आपको पेमेंट किया जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको सभी को क्लियर हो गई होंगी। अब टेक्निक की ओर चलते हैं। अब टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट की क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो एक प्रभावी इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए निम्न तरीके अपनाए जाते हैं, जो भविष्य में होने वाली समस्याओं को कम करता है। भविष्य में होने वाली समस्याएं क्या, अधिकतर तो स्टॉक इशू ही होता है, सामान के खराब होने का होता है, चोरी का होता है, और बहुत सारी चीजें हैं। तो देखते हैं, तो आप लोग को उसी तरीके से सोचना है। मैं इस क्लास में भी बोलता हूँ, आप एक वार्डन बन चुके हैं, जैसे कि मुकेश जी हैं, सोचने चालू कर दिए कि हाँ कैसा करे किया जाए, क्या किया जाए। उसी तरीके के सारे स्टूडेंट्स और भी हैं, 2-4 लोग जो सोच रहे हैं, तो बाकी अन्य जो स्टूडेंट हैं वो भी इसी तरीके से अपना माइंड चलाएं। ऐसा नहीं कि मैं तो सोच ले रहा हूँ लेकिन कमेंट ना करूँ। कमेंट करने से ये होगा कि अपने अंदर के आप जो गुस्सा बोलता हूँ, जिज्ञासा जो होती है, उसको आप बाहर निकालेंगे, पूछने का भाव आपके अंदर आएगा, बताने का भाव आपके अंदर आएगा। और एक वार्डन के तौर पर आपको आगे चल के जो हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक, आपके टॉपिक में है सोशल एंड इमोशनल सेफ्टी। अगर आप मुखाग्र नहीं रहेंगे, आप लोगों से मिलनसार टाइप के नहीं रहेंगे, या आप अपने बातों को रखने वाले नहीं रहेंगे, तो आप किस प्रकार से बच्चों का हेल्प कर पाएंगे। तो आप पहले उस तरीके से बनिए जैसे कि बाकी 5-6 जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोग हैं, उसी तरीके से मेरा सभी लोगों से आग्रह है कि आप लोग भी कमेंट में जुड़िए, क्लास के साथ जुड़िए और अपना भी राय देते रहिए। उससे क्या होगा, आपका भी तैयारी होगा, साथ आपके अगर कुछ व्यू है जो मुझ तक जो मुझे नहीं पता है, मैं आप लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहा हूँ, वो आपके थ्रू पहुंच जाएगा। ठीक है,
अब पहले पॉइंट पे चलते हैं। तो फीफो, फीफो क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, FIFO फीफो, उसका फुल फॉर्म ये है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट घर से रिलेट करते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, कंज्यूमेबल मैनेजमेंट है, तो घर से रिलेट करते हैं। घर में क्या होता है? हर महीने राशन भरा जाता है, सबके घर में राशन आता होगा। राशन जब आता है हर महीने दाल, चीनी, चाय, चावल, गेहूं, ये सारी चीज़ें मंगाई जाती होंगी, ठीक है। अब उनमें क्या होता है कि जो पहले पिछले महीने में अगर कुछ चीज़ें चीनी बच गई थी, अगर पिछले महीने आपने 5 किलो चीनी मंगाया था, एक घर से समझते हैं, घर से समझेंगे वही चीज़ उसी का बड़ा रूप आपका हॉस्टल हो जाएगा। 5 किलो आपने चीनी मंगाया था, आपने 4 किलो कंजप्शन कर लिया है, 28 तारीख के डेट को आपने किया, यहाँ फिर से राशन आ गया, ठीक है। कंडीशन मानते चलिए, सब चीज़ मान के चलना है। अब 1 किलो केजी बचा था, 1 केजी चीनी बचा था, ये चीनी बचा था, अगले महीने के लिए आपने फिर से 5 किलो ला लिया है। तो क्या ये 1 किलो चीनी को छोड़कर आप इस 5 किलो को यूज़ करना शुरू कर देंगे क्या? ये हमारे यहाँ मम्मियाँ दादियाँ इस तरीके का काम करती हैं क्या? नहीं करती हैं। जो पहले आया था 1 किलो केजी जो बचा हुआ है उसको हम यूज़ करेंगे, ये ख़त्म होने के बाद इस 5 केजी को यूज़ करना शुरू करेंगे। एज इट इज़ आपको कहाँ करना है? हॉस्टल में करना है। तो हॉस्टल में किसी भी प्रकार के इन्वेंट्री जो पहले मंगाए गए हैं वो पहले उपयोग में आए, और बाद में या फिर अभी अभी मंगाए गए हैं वो बाद में उपयोग में आए। इस प्रकार की व्यवस्था को फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के नाम से जाना जाता है। ये सारी चीज़ें क्या आपके स्टोर में काम आती है? जो दुकानदारी संभालते हैं, जो बहुत बड़े बड़े स्टोर्स रखते हैं, जो डीलर्स रहते हैं, उनके लिए काम में आता है। लेकिन वही मैनेजमेंट आपको हॉस्टल में करके चलना है, क्योंकि इन चीज़ों का आप उपयोग करने वाले हैं। आई होप ये तो क्लियर हो गया होगा सबको। अब मैं चीनी का या खाने वाली वस्तुओं का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, क्योंकि वहाँ से समझना बहुत ही आसान है। अब इन्वेंट्रीज में क्या आ जाएंगी? बेडशीट है, टेबल है, चेयर है। आपने 5 महीने पहले जो टेबल मंगाया था, अगर कोई स्टूडेंट का एक टेबल टूट गया या उस कमरे का टेबल खराब हो गया, उसमें घुना लग गया, घुना मतलब समझते होंगे एक कीड़ा आता है जो लकड़ी के टेबल को खराब कर देता है, तो उसको अगर आप रिप्लेस करेंगे तो ऐसा तो नहीं है 5 महीने आपने जो पहले मंगाया था टेबल, उसके बाद अभी जो नया नया टेबल आया तो नए टेबल को आप दे रहे हैं। ऐसा नहीं करना। जो 5 महीने टेबल आपके पास स्टॉक में रखा था, आप स्टॉक की चीज़ों को पहले यूज़ करेंगे। अब ये प्रॉब्लम कहाँ आएंगी? ये प्रॉब्लम आती है आपके जो कंज्यूमेबल वाले जो रहते हैं चीज़ें, जैसे कि चीनी हो गया, चाय हो गया, गेहूं के आटे के जो पैकेट हैं। अब ऐसा तो होगा नहीं कि हॉस्टल वार्डन आप बन गए हैं या आपका कोई स्टाफ मेंबर है तो आप खड़ा गेहूं खरीद रहे हो और गेहूं को धो रहे हो, सुखा रहे हो, साफ कर रहे हो, फिर उसको आटा चक्की ले जा रहे हो, उसको पिसवा कर ला रहे हो, फिर रोटी बनवा रहे हो। ये तो नहीं करोगे ना आप तो यही करोगे कि मार्केट से सीधा आटा उठाओगे, उसका रोटी बनाओ और बच्चों को खिलाओ। तो वो आटा पैकेट रखा हुआ है। अब आपने क्या किया, 1 महीने आप भूल गए चीज़ों को कि कौन सा पहले आया था कौन सा बाद में आया था, तो यहाँ फेल कर गए इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। फिर भी या कंज्यूमेबल मैनेजमेंट में फिर भी ये 1 महीने तो चली जाता है कोई भी चीज़। दूसरे महीने क्या हुआ कि दूसरे महीने आप फिर भूल गए, और तीसरे महीने क्या हुआ, तीसरे महीने आप फिर भूल गए। भूल क्या गए? भूल ये गए, समझते हैं कि जो आटे का पैकेट था वो ऐसे एक के सेट में रखा हुआ था, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरीके से रखा था। आपने क्या किया, यहाँ से यूज़ करना शुरू किया, फिर वापस आपने मंगाया 4 पैकेट, इसके ऊपर में फिर से वो 4 पैकेट, ये 2 पहले नीचे से था, ये नीचे का था ही था, फिर वापस 4 पैकेट ऊपर में आ गए। आपने फिर इनको यूज़ कर लिया, ये यूज़ हुआ नहीं। तो ये नीचे वाला क्या है, ज़मीन से लगा हुआ है, तो इसमें नमी आ रहा है, सीलन आ रहा है, अगर ज़मीन खराब है, कीड़े आ रहे हैं, चूहे इनको काट रहे हैं, तो इस वजह से क्या खराब होते जाएगा। 1 महीने आपने यूज़ नहीं किया, दूसरे महीने फिर यूज़ नहीं किया, तीसरे महीना भी सेम प्रोसेस चलता रहा। जब आपको पता चला कि स्मेल आने लगा या ये पूरे कंजप्शन हो गए या आपने साफ सफाई किया, तब पता चलता है कि ये जो नीचे के 2 पैकेट थे तो खराब हो गए। तो ये आपके इन्वेंट्री मैनेजमेंट में जो लूप होल है उनको बताता है। तो आपको लूप होल नहीं रखना है, आपको जो पहले लाया गया था, अगर ये 2 यूज़ हो गए थे तो ये 2 यूज़ होने के बाद ये बाकी 2 को, जब नए आया तो नए आए, आप चारों को यहाँ रखिए, इन चारों को रखिए और इनके ऊपर ये दोनों को ले जाइए ताकि आप पहले इनका यूज़ करते। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ों को लेके समझ चलना पड़ेगा। आपने रखा हुआ था बेडशीट एक कबर्ड में रखा हुआ था, बड़ा सा आपके पास कबर्ड है, पता चल रहा है उस कबर्ड के नीचे से चूहे घुस पा रहे हैं, आपने नीचे के जो बेडशीट थे उनका यूज़ ही नहीं किया आज तक, वो 3-4 सालों से पड़ा ही है। आप जब भी नया स्टॉक मंगाते हैं, नया स्टॉक ही स्टूडेंट को दे देते हैं। ये नीचे के 5-6 जो बेडशीट थे, ये बेडशीट ऐसे की ऐसे पड़े, चूहा इनको काटता गया, चूहे की मौज हो गई, चूहा ही मौज बना रहा है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को अपनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अपने घर से समझते चलिए, सबके घर में यही होता है। तो घर की चीज़ें ही हैं जो आपको समझते चलना है।
ऑडिटिंग में क्या होगा, तो स्टोर रूम में स्टॉक की स्थिति जानने के लिए ऑडिटिंग की जाती है ताकि आने वाले समय में आवश्यक इन्वेंट्रीज को फिर से मंगाया जा सके। तो ऑडिटिंग करेंगे आप कि कौन कौन से स्टॉक में हमारे पास 500 बेडशीट्स हैं, 250 बचे हैं, 250 हो गए हैं, अब फिर से मंगा सकते हैं हम। फिर से मंगाने के लिए फिर से रीऑर्डर करोगे आप या परचेस करने जाओगे। चावल के आटे की कमी पड़ गई है, 8-10 बोरी हमने मंगाया था, 8 बोरी यूज़ हो गया, फिर से मंगाने जाओगे तो ये ऑडिटिंग से क्लियर होगा कि आपके पास कितना स्टॉक बचा है, आपको फिर से कितने परचेस करके आने होंगे। ठीक है, तो ये आपके ऑडिटिंग से ही आपके इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हेल्प मिलते जाएगा। ठीक, तो ये स्किल आपको सीखना है और ये टेक्निक आपको अपनाना है। तीसरा देखते हैं फोरकास्टिंग। तो भविष्य में किसी कारण से वस्तुओं के मांग में वृद्धि या कमी हो सकती है, जिस कारण से उनके मूल्य में भी कमी या वृद्धि देखी जा सकती है। इन सभी कारणों से हॉस्टल में जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उन पर असर न पड़े, इसलिए पहले से ही उन सभी चीज़ों की एक उचित मात्रा में स्टॉक रखने के लिए या फिर आउट ऑफ स्टॉक की स्थिति से बचने के लिए फोरकास्टिंग जरूरी है। फोरकास्टिंग क्या, भविष्य के बारे में सोच के चलना। अब पहले से पूर्वानुमान लगाएंगे। फोरकास्टिंग मतलब क्या, पूर्वानुमान आप लगाएंगे कि हाँ हो सकता है, जैसे कि अभी मुकेश जी ने बात किया था 200 रुपये टमाटर का किलो चल रहा है, जिसको तो हम स्टोर करके रख नहीं सकते, लेकिन प्याज को रखा जा सकता है। क्या घरों में आपने देखा वो प्याज को स्टोर करके रखा जाता है। प्याज का भी अभी एक टाइम आएगा जब प्याज का रेट बहुत ऊपर जाएगा, और इस स्थिति में आपको तो लेकिन गवर्नमेंट पैसा दे रहा है तो उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक अच्छे इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि प्याज जब इस रेंज पर है, मिड रेंज पर है, और जब वो अच्छे से सूख भी गया है, पक भी गया है, अच्छा प्याज मार्केट में आ रहा है, इस प्याज को आप कम से कम 2 महीने के लिए स्टॉक करके रख सकते हैं। इतना प्याज मंगा कर रखिए और बाकी जो डेली बेसिस पर यूज़ होने वाले हैं उन पर यूज़ करते जाइए। तो आपने 2 महीने के लिए मंगाए, 2 महीने के लिए स्टॉक ला कर रख लिया, स्टॉक ला कर रख लिया कि आगे हो सकता है, जैसे कि हर साल बढ़ता है प्याज का रेट, इस साल भी बढ़ने वाला है। तो जब स्टॉक प्याज का रेट मार्केट में बढ़ेगा उस समय आपके पास स्टॉक में अगर है चीज़ें हैं तो आप क्या कर सकेंगे, इनका यूज़ कर सकेंगे। और यहाँ होने वाले, ऐसा नहीं कि यहाँ आपको खरीदना नहीं है, आप खरीद रहे हैं मान के चलो, लेकिन यहाँ होने वाले आपकी जो पैसे की खपत है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये फोरकास्टिंग जरूरी हो जाता है। केवल कंज्यूमेबल्स के लिए क्या, प्याज के लिए बस क्या क्या नहीं, इन्वेंट्रीज के लिए भी। इन्वेंट्रीज के लिए कैसे, अधिकतर आप देखिएगा जो सीजन निकलने वाला रहता है उसके बाद उन सभी चीज़ों की मांग कम हो जाती है, तो उनका डिमांड कम हो जाता है, तो ना उनके रेट में भी कमी आती है। आपने देखा होगा अम्ब्रेला अभी मानसून का सीजन चल रहा है, हम छाते की बात कर लेते हैं। अम्ब्रेला में क्या होता है कि आपने स्टूडेंट्स के लिए, खैर अम्ब्रेला तो नहीं मंगाएंगे आप स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। चलो एग्जांपल जिसका ले ही नहीं सकते, यूज़ नहीं आता, उसका नहीं लेते हैं, आपके जो काम का है वो एग्जांपल लेते हैं। हम ले लेते हैं ब्लैंकेट आपको प्रोवाइड करना होगा। ब्लैंकेट जब आप प्रोवाइड करेंगे तो क्या होता है कि जब मानसून का सीज़न निकलने वाला रहेगा तब आपके लिए ना ब्लैंकेट की जो रेट आप देखेंगे कम होने लग जाती है, ब्लैंकेट बहुत सस्ते में मिलने लग जाते हैं। तो एक इन्वेंट्री प्लान आप बना सकते हैं कि आप बीच में पहले से खरीद के रख लें ताकि आने वाले जो समय है उनमें आप उनका उपयोग कर सकते हैं। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा, क्या सर जो गवर्नमेंट है वो इस बात को समझेगा कि सर मैं पहले से मंगा के रख लेता हूँ और आगे जब आएगा तो फिर मैं इसको यूज़ करूँगा। गवर्नमेंट ये भी तो सोच सकती है कि आप अपना पैसा खाने के लिए, आप अपना पैसा दबाने के लिए ये सब चीज़ों को प्रयास कर रहे होंगे और आगे आप इन्वेंट्रीज ना मंगा के वो पैसा गबन कर जाए, ये भी हो सकता है। ठीक है, एक सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं उस चीज़ों में, गवर्नमेंट से भी ज़्यादा आपको हाथ फैलाना ना पड़े और आपका काम भी हो जाए, जो आप बच्चों के हित में सोच रहे हैं या फिर गवर्नमेंट के ही हित में सोच रहे हैं, उसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप एक, जैसे कि मैंने प्याज के बारे में बताया, प्याज से पैसा बचा लिए थे, कुछ थोड़ा जगह और कहीं पर बचा है, ये होता है कि थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट ही आता है हमेशा। ऐसा नहीं होगा कि कहीं आपको एकदम एग्जैक्ट अमाउंट भेजा जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। आप क्या कर लेंगे, जो पैसे आपके पास अकाउंट में बचे हुए थे हॉस्टल के, उसमें आपने क्या किया कि एक्स्ट्रा जब विंटर का सीजन निकल रहा था और गर्मी के दिन लग रहे थे, तो जिस समय आपके जो ब्लैंकेट हैं उनके रेट कम हो जाते हैं, आपने स्टॉक में उनको भर कर रख लिया, उतने स्टॉक जितना कम हुआ कि कम रेट में आपने मंगा के रख लिए। अगले साल ये हुआ कि ब्लैंकेट के रेट जो पहले थे उससे 20% बढ़ चुके हैं, लेकिन आपने क्या कर लिया था, पहले से ब्लैंकेट मंगा के रख लिया था। तो आपके इन्वेंट्री मैनेजमेंट के हिसाब से आपने तो कम से कम एक्स्ट्रा स्टॉक में 400 रखा है ब्लैंकेट, और आपके पास 500 स्टूडेंट है। आपको केवल 100 अगर आज के डेट में देखना पड़े तो आपको केवल 100 ब्लैंकेट की जरूरत पड़ेगी जो आप स्टूडेंट को देंगे।
तो आपका पैसा यहाँ कहीं ना कहीं बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें क्या फोरकास्टिंग में अगले साल, और हर चीजों का रेट क्या होता है आने वाले समय में बढ़ता ही है। कोई भी ऐसा रेट आप नहीं देखेंगे कि उसका रेट कम हो जाए, वो बढ़ेगा ही। तो आप ये ऐसा सोच के चल रहे थे कि आगे बढ़ेगा इसका रेट, पहले से मंगा लेता हूँ, अभी जब रेट कम है तो आप इस तरीके से रेट कम कर मतलब कम रेट में ज़्यादा सामान खरीद कर फोरकास्टिंग करके पूर्वानुमान लगा के स्टॉक में अपना रख सकते हैं सामान। और अगर आगे स्टॉक की कमी भी होती है तो भी मतलब मार्केट में अगर आउट ऑफ स्टॉक कोई चीज़ चल रहा है तो भी आप उसको कवर कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास 400 है तो 100 चीज़ें कहीं ना कहीं से आप एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें आपको फोरकास्टिंग मदद करती है आपके इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए। फिर ड्रॉप शिपिंग देखते हैं। ड्रॉप शिपिंग क्या है? ड्रॉप शिपिंग एक तरीके से ये आपके ही लाभ के लिए होता है। ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट में समझ लो कि आ ही गया, लेकिन इन्वेंट्री मैनेजमेंट से थोड़ा सा हट के है, लेकिन ये इन्वेंट्री से ही संबंधित है, इसलिए मैंने इसमें लिख लिया था। ड्रॉप शिपिंग में क्या होगा? ड्रॉप शिपिंग का मतलब ये समझ लो कि घर लाके छोड़ना या कहीं पर लाकर छोड़ना हो जाएगा। शिप मतलब क्या होता है? छोड़ना। तो ड्रॉप शिपिंग लाकर छोड़ा जा रहा है कहाँ? आपके हॉस्टल में। इसमें लिखा है ड्रॉप शिपिंग करने से आवश्यकता पड़ने पर हॉस्टल को तत्काल सामान की प्राप्ति हो सकती है, आवश्यक सामानों की प्राप्ति हो सकती है। अब क्या होगा देखो, भारी बारिश हो रहा है, आप जा नहीं पा रहे, किसी भी सामान की खरीदारी करने के लिए जा नहीं पा रहे। पहले कंज्यूमेबल से समझते हैं। बहुत बारिश हो रहा है, बहुत बारिश, इतना बारिश हो रहा है कि आप एक कार में ही जा सकते हो या 4 चक्के वाहन में ही जा सकते हो, व्हीकल में जा सकते हो, आप मोटरसाइकिल से नहीं जा सकते हो। और रात को आपको बनाने के लिए सब्जियों की आवश्यकता पड़ती है, आपके पास सब्जियां नहीं है। अब मार्केट थोड़ा दूर है आपके हॉस्टल से, अब जाना तो था लेकिन आप जा नहीं पा रहे हो। लेकिन एक सब्जी जो अब क्या होगा, जो छोटे छोटे लगाकर सब्जी बेचने के लिए बैठे रहते हैं वहां से तो आप लोगे नहीं हॉस्टल के लिए 500 लोगों के लिए खाना। आप तो जो मेन जो सब्जी भंडार वाला रहता है, जो होलसेलर रहता है, जो बाकियों को जो मंडी में रहते हैं, जो बाकियों को सब्जी ला कर देता है, उनके पास जाकर मिलोगे। उनसे जब जाकर मिलोगे मतलब वहां से आप सामान लाओगे, लेकिन भारी बारिश की वजह से आप जा नहीं पा रहे हो, तो आप उनको फ़ोन लगा कर क्या बोल सकते हो? सर हम आपके पास से, आप उसके टच में हो तो आप सामान मंगाने के लिए क्या बोल सकते हैं? उनको कॉल करके बोल सकते हैं कि सर हमें इन सभी चीज़ों की आवश्यकता है, आप सामान लाकर छोड़ देंगे क्या? तो वो क्या बोलेंगे? अगर आपका रिलेशन उनके साथ बना हुआ है ड्रॉप शिपिंग के लिए, आपने उनसे बात की हुई है पहले से, तो क्या बोलेंगे? हाँ जरूर छोड़ देंगे। ठीक है, तो एक ये हो गया कि भारी बारिश के कारण आप जा नहीं पाए, आपको जरूरतें थी, तो जो दुकानदार था, सब्जी विक्रेता था, आपके हॉस्टल में लाकर सब्जी छोड़कर गया, जो जो आपने बोला। कुछ कमेंट आया क्या? ठीक है, एक कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन क्या होगा? दूसरा कंडीशन ये होगा कि कोई दुकान है जहां से आप इन्वेंट्रीज लेते थे, जहां से हम ब्लैंकेट लेते थे, बेडशीट लेते थे, पिलो लेते थे, टेबल चेयर के लिए एक टेबल चेयर दुकान से आप लेते थे। ठीक है, अब ये हुआ कि वो दुकान वाला बंद करके कहीं अपना दुकान शिफ्ट करके चला गया है, तो आपको तुरंत अगर किसी सामान की जरूरत है तो क्या वो पूरा कर पाएगा? अब नहीं कर पाएगा। तो ऐसे केस में आपको क्या करके चलना पड़ेगा? कम से कम 2-3 दुकान ऐसे हों जहां से आपका टाई अप हो और आपको सामान की जब आवश्यकता हो तो आप जब बोले तब वो आपके पास सामान लाकर छोड़ सके। तो ये ड्रॉप शिपिंग आपके इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भी एक अहम रोल अदा करता है। जब आप मुश्किल में हो, जब आपको बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता हो और जहाँ से आपका लेना देना है वहाँ से आप ले जा नहीं पा रहे हैं चीज़ों को, लेकिन और किसी के आपने बैकअप के रूप में किसी के साथ तालमेल बना कर रखा था तो वो लाकर छोड़ दे। ठीक है, तो ये ड्रॉप शिपिंग के अंतर्गत आ गया। आई होप समझ में आया हो। फिर JIT देखते हैं, जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम क्या? इस तरीके से हॉस्टल में किसी भी समय जरूरत पड़ने वाले सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। इसमें ऐसे कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है जो तुरंत इस काम को करे। अब ये टेक्निक क्या हुआ सर? जस्ट इन टाइम क्या टेक्निक हुआ? तो बस मैंने इसको नाम दे दिया कि जस्ट इन टाइम टेक्निक। पढ़ने के लिए कुछ हेडिंग की आवश्यकता थी, जस्ट इन टाइम एक टेक्निक हो सकता है। क्या टेक्निक हो सकता है? तो इसमें मैंने आपको बताया, जब भी कोई चीज़ का जरूरत पड़ रहा है तो तुरंत उपलब्ध हो सके। ठीक है, उसके लिए कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है जो तुरंत इस काम को करे। तो आपके स्टाफ में, जो आपका ऑफिस का स्टाफ होगा, वहाँ 1-2 कर्मचारी तो रेगुलर बेसिस पर रहते ही हैं हॉस्टल में, वार्डन के साथ 1-2 लोग रहते ही हैं। उन कर्मचारियों का काम क्या रहेगा? उन कर्मचारियों का काम रहेगा कि अगर मुझे इंस्टेंटली किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, मान लो 2 बच्चे थे, 2 बच्चे खेल कूद कर रहे थे और उनमें से 2 बच्चे आपस में टकरा गए, साइकिलिंग कर रहे थे, साइकिलिंग नहीं लेते, फुटबॉल खेल रहे थे, मान लेते फुटबॉल, ये ग्राउंड है, फुटबॉल खेल रहे थे, 2 बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे
और फुटबॉल को मारते मारते दोनों से फुटबॉल मिस होके उन्होंने एक दूसरे के टांग में मार डाला, टांग में मार दिए, एक दूसरे के टांग में लेग में उन्होंने एक दूसरे को हिट कर दिया। तो क्या होता कि आपने देखा होगा बूट, बूट अगर आपने फुटबॉल खेले तो बूट देखा होगा, उसके बूट के नीचे जो गिट्स लगे रहते हैं वो बहुत ही हार्ड रहते हैं, अगर वो पड़ जाए ना अच्छे खासे तगड़े तरीके से पड़ जाए तो पैर भी टूट जाता है। अभी हम लोग कंडीशन ले रहे हैं कि उसमें कट लग गया, कट लग गया। या फिर ले लो आप कि जो फुटबॉल है एक हेड मार रहा था, हेड शॉट मार रहा था जो कि सर से मारा जाता है, ठीक है, हेड शॉट मारा था और एक स्टूडेंट ने जो खेल रहा था वो क्या किया, वो बैक फ्लिप मार रहा था, बैक फ्लिप से क्या गोल मारने का प्रयास कर रहा था। अब दोनों के बीच में क्या हुआ कि बॉल दोनों से कांटेक्ट ना होके एक के सर को दूसरे के पैर से लग गया। तो जिसके सर में लगा, जिसके सर में, इस स्टूडेंट के सर में लग गया चोट। अब इसके जब सर में चोट लगा तब ये क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगी, ब्लीडिंग होने लगी। तो ब्लीडिंग के लिए फर्स्ट एड बॉक्स आपको लाया, आपने लाया, फर्स्ट एड बॉक्स लाया, फर्स्ट एड बॉक्स में जितने भी रुई थे वो आपने यूज़ कर लिया, जितने भी पट्टियाँ थे, मरहम थे, सब लगा लिए। एट द मोमेंट क्या हो रहा है, उनकी ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही, ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही है और वो स्टूडेंट को आपको ले जाना है, एम्बुलेंस आने में थोड़ा सा हो सकता है कि लेट हो, ये बोला जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, जो ये कर्मचारी है, ये कर्मचारी वो क्या करेगा, जो बैंडेज है जिसकी कमी हो गई, बैंडेज पूरा खत्म हो गया, टेप पूरे खत्म हो गए, जो पट्टी थी, मरहम पट्टी थी, सारी कोई काम की नहीं है, ये जो ज़रूरत है वो उस समय पर मौजूद नहीं है, जिस मरहम पट्टी की ज़रूरत थी वो उपलब्ध नहीं है। तो ये कर्मचारी क्या करेगा, तुरंत जाएगा मेडिकल स्टोर, वहाँ से उन सारी चीज़ों को लेकर आएगा ताकि इसका इलाज किया जा सके। क्यों? क्योंकि हॉस्टल में तो एक नर्स रहेगी ही, एक नर्स रहेगी जो इसका ट्रीटमेंट करने के लिए रहेगी। वो देख रही है कि हाँ ज़्यादा कुछ नहीं है, स्टिचिंग नहीं लगाना पड़ेगा, टाके नहीं लगाने पड़ेंगे, टाके नहीं लगाने पड़ेंगे, लेकिन मरहम पट्टी के लिए इन दवाई की आवश्यकता है, आप जाकर ला दीजिए। तो मेडिसिन को हमने किस में पढ़ा था, कंज्यूमेबल में पढ़ा था। तो कंज्यूमेबल चीज़ जब तुरंत एट द मोमेंट ज़रूरत पड़े तो एक कर्मचारी ऐसा हो जो ला सके। तो जस्ट इन टाइम, इस टेक्निक को जस्ट इन टाइम बोलते हैं। इसके लिए आपको कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी और ऐसे 2 कर्मचारी आपके पास एनी टाइम मौजूद रहते हैं, कहाँ, हॉस्टल के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आप रख सकते हैं। अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो आप किसी को बाहर से गवर्नमेंट को बोल के कि मुझे कभी कभी किसी चीज़ों की आवश्यकता बहुत इंस्टेंट रूप से पड़ सकती है, तो उसके लिए मुझे 2 लोग या 1 लोग प्रोवाइड किया जाए, तो बोलेंगे गवर्नमेंट कि आप अपने तरीके से वहाँ आसपास किसी को देख कर रख लीजिए, तो आप रख सकते हैं। तो ये आपके इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए काम आ जाएंगे कि इंस्टेंट अगर किसी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है इंस्टेंटली। और अगर उसमें लग रहा है कि सर ये किस तरीके से इंस्टेंट हो सकता है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपने बनाया सभी स्टूडेंट, 500 स्टूडेंट के लिए दाल, कुक को लगा कि इतना दाल हो जाना चाहिए, सफिशिएंट है, गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अनुसार 1 कटोरी दाल सभी को मिलना है, ठीक है। अब कुक ने किया था घपला, कुक ने किया था क्या, घपला। मिलना तो 1 कटोरी दाल था, आया था 500 केजी दाल, उसमें से उसने क्या किया, चोरी छुपे निकाल के 50 केजी दाल बेच डाला है। अब जिस दिन सभी को 1-1 कटोरी, वैसे तो डेली मिलना है, लेकिन एक दिन ऐसा दिन आया जबकि स्टॉक रिफिलमेंट का दिन नहीं आया था या फिर स्टॉक आ नहीं पाया था, और ये 50 केजी मतलब 1-1 कटोरी 50 लोगों को कम पड़ गया। 50 केजी तो उसने बेच लिया था ना। अब हो गया ऐसे कि 450 लोगों को तो उसने पूर्ति कर दी उस दिन, लेकिन 50 लोगों को पूर्ति नहीं कर पाया। अब ये 50 लोगों को भी तो, इन बेचारों ने क्या गुनाह किया, इनको भी तो 1 कटोरी दाल खाना है। तो आप वार्डन के तौर पर क्या करोगे, आपको बताया जाएगा सर कमी पड़ने वाली है, तो आप क्या बोलोगे, भाई तुरंत जा दाल लेके आ, ये बनाएगा ताकि उन बच्चों को मिल पाए। तो उसके लिए क्या इंस्टेंट ज़रूरत पड़ेगी ना कर्मचारी की, जो जस्ट इन टाइम जाए, सामान लेकर आए और उन बच्चों को वो चीज़ प्रोवाइड कराए। तो ये आप ले सकते हो। ये सेकंड एग्जांपल, अगर शायद पहला समझ में ना आया हो तो दूसरा भी मैंने दे दिया है, ठीक है। फिर आखिरी देते हैं एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एबीसी एनालिसिस। ये मैंने जो बोला था कि बड़े बड़े जो होलसेलर दुकान वाले रहते हैं वो लोग इसका पालन करते हैं, एबीसी एनालिसिस का। आपको भी यही चीज़ करके चलना पड़ेगा, क्योंकि आपके हॉस्टल में भी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको डेली बेसिस पर यूज़ होने वाली होंगी, डेली बेसिस पर आपको उसकी आवश्यकता पड़नी होगी। हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हो जो बहुत महंगी हो, लेकिन आपको उसकी आवश्यकता बहुत कम समय में पड़े, और बहुत महंगी भी वो चीज़ है, बहुत महंगी चीज़ है और बहुत समय पर ही, बहुत कम समय पर ही उनकी आवश्यकता पड़ने वाली है। तो ऐसी चीज़ें भी आपके स्टोर में, आपके हॉस्टल के स्टोर में हो सकती है। तो उन सभी को ABC 3 कैटेगरी में डिवाइड करके आप रखेंगे, वही बताया गया। यह इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए एक बहुत ही आवश्यक है। इसमें वस्तुओं को अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है जो कि उनकी खपत और मूल्य के आधार पर होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं।
एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसमें आप समझिएगा। सोप एक साबुन है। साबुन की खपत क्या होती है कि हर महीने होने वाली है, हर महीने, और ये ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं आती है, ज़्यादा महंगी चीज़ में नहीं आती है। ठीक है, हम ले लेते हैं एक वाटर कूलर। वाटर कूलर, ये जो वाटर कूलर है ये क्या सस्ता होगा? बिल्कुल भी सस्ता नहीं होगा। एक सोप के कंपैरिजन में तो बिल्कुल भी सस्ता नहीं होगा वाटर कूलर। ये सोप का डेली बेसिस पर यूज़ होने वाला है, लेकिन वाटर कूलर का डेली बेसिस पर यूज़ नहीं होने वाला है। अगर गर्मी के दिन है तो वाटर कूलर आपने लगा दिया, अगर ठंडी का दिन आया तो आप 4-5-6 महीने के लिए इस वाटर कूलर को निकाल सकते हैं, ताकि जो बच्चे हैं वो ठंडे पानी ना पिए, ताकि उनको तबीयत सेहत वेहत ना खराब हो। इसलिए एक मान लेते हैं कंडीशन कि आपने इसको निकालना है, तो ये केवल 8 महीने यूज़ होने वाला है, पूरे साल भर में 8 महीने यूज़ होने वाला है। ये हर रोज़ यूज़ होने वाला है। स्वीपर को भी इसकी आवश्यकता पड़ने वाली, स्टूडेंट को भी अलग अलग इसको दोगे आप। डिटर्जेंट हो गया, डिटर्जेंट की भी आवश्यकता पड़ने वाली है। तो इसको क्या करेंगे आप डेली बेसिस पर दोगे, तो इसको आप कैटेगरी सी में रखोगे। क्यों? क्योंकि इसका रेट भी कम है और इसको आप बहुत सारी मात्रा में भी स्टोर करके रखने वाले हो। वाटर कूलर आपने एक ही तो नहीं रखना है, आप एक वाटर कूलर बस थोड़ी रखेंगे अपने हॉस्टल में, कम से कम 5-6 रखेंगे। अगर 1 मंजिला है तो और भी ज़्यादा लग सकता है, 2 मंजिला तो और ज़्यादा लग सकता है। ठीक है, तो कम से कम 2-3 तो रखा ही जाता है। अगर ग्राउंड फ्लोर में 3, फर्स्ट फ्लोर में 3, अगर बड़ा है तो मान लेते हैं 500। अगर स्टूडेंट हैं 2 फ्लोरों में रहते तो 3-3 तो वाटर कूलर मान लो, कम से कम मान लो। ठीक है, ये 8 महीने के लिए नहीं। और यहाँ कहाँ 500 लोग हैं तो 500 तो यूज़ होना है, प्लस 50 स्वीपर्स के लिए अलग से लग रहे हैं, ऐसा मान लेते हैं। तो 550 हर महीने लगने वाला है। ये हर महीने नहीं लगने वाला है, 3 आएगा जो सालों साल के लिए आने वाला है। तो इनको आप निकाल के 4 महीने के लिए सेफ भी रखोगे। तो इसको ए कैटेगरी में रख दिया कि भाई थोड़ा महंगा है, इसके कंपेयर में इसको ए कैटेगरी वाले रेंज में रखो, इसको सी कैटेगरी वाले रेंज में रखो, ताकि मुझे पता चले अगर स्टॉक निकल भी रहा है, स्टॉक में कमी भी आ रही है, तो ABC एनालिसिस के अनुसार से, अगर आपने अपने कंप्यूटर में बना के रखा है तो कंप्यूटर के अनुसार से बता देगा कि आपको सी कैटेगरी के जो सामान है उनमें कमी आई है, उनको आपको फिल करना है। सी कैटेगरी का आपके पास एक चार्ट फिर बन के आ जाएगा कि सी कैटेगरी में कौन कौन किससे सामान आते हैं। ए कैटेगरी का सामान कम पड़ रहा है तो ए कैटेगरी के लिए आपके पास एक चार्ट बन के आ जाएगा कि वाटर कूलर हो गया, हीटर हो गया, जैसे कि गैस सिलेंडर होते हैं। गैस सिलेंडर के अलावा अलग अगर देख लो किसी गर्म इलाके में, जैसे राजस्थान वाला इलाका है, वहाँ अगर गर्मी तो बहुत तगड़े से पड़ने वाली, उन क्षेत्रों के लिए बोल दिया गया कि एक सोलर कुकर भी रखा हुआ है, सोलर कुकर में भी खाना पकाने के लिए रखा हुआ है। तो सोलर कुकर सस्ता तो आएगा नहीं, महंगा ही आएगा, उसको इधर रख दिया गया है। तो इन तरीके के अलग अलग चीज़ों को रखा जा सकता है। ठीक है, लैंप ले सकते हैं, जो बहुत बड़े बड़े लैंप होते हैं जो बाहर प्लेग्राउंड के लिए आपने मंगा कर रखे होंगे, उसको ए कैटेगरी में आपने रख दिया है। बी कैटेगरी में भी कुछ चीज़ों को रख दिया है, जैसे कि राशन सामान में तेल हो गए। ठीक, तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनको आप रख सकते हैं कैटेगराइज करके, ताकि आपको कंप्यूटर सिस्टम में अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको पता चल जाए कि कौन सी कैटेगरी के सामान आपको कम पड़ने वाले हैं और आपको कितना खपत करने वाला है, कितना खपत लगने वाला है, कितना पैसा उसमें जाने वाला है। तो ये एक बहुत ही अच्छा साधन होता है ये भी तय करने की कौन सी कैटेगरी का कम हो रहा है, सामान कम होने वाला है, किसको हमें मंगाने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। तो ये 6 टेक्निक है मेजरली जो आपको अपनाने पड़ेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए। आई होप आप सभी को समझ में आया हो। एक बार कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर इसमें कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। इसमें जो भी पॉइंट है नाम लिख कर कीजिएगा, 1-2 ना बताइए, नाम लिख दीजिए तो मैं आप सभी को और उसको क्लियर कर पाऊंगा। क्या बच्चे रहते हैं, फाइन कैसे दें? हाँ, आपका सवाल है मुकेश जी कि अगर कोई तोड़ फोड़ करता है, ठीक है, कोई बच्चा है और वो गरीब फैमिली से भी बिलोंग करता है, लेकिन तोड़ फोड़ करने से उनको फाइन देना पड़ेगा, ये तय बात है कि उनको फाइन देना ही पड़ेगा। फाइन एक बच्चों को डिसिप्लिन में लाने के लिए भी और गवर्नमेंट को हुए नुकसान की भरपाई के लिए भी रखा जाता है। ठीक है, अब वो गरीब है तो किस तरीके से उस फाइन को देगा? तो देखो, पहली बात तो इंस्टेंटली किसी भी स्टूडेंट के ऊपर में आप फाइन नहीं मार सकेंगे। अगर पहली बार वो किसी प्रकार की गलती करता है तो उसको आपको केवल सजा दे सकते हैं कि आप 2-4 दिन के लिए थोड़े से रूम में बस रहेंगे, आप बाहर आके लोगों से खेलेंगे कूदेंगे नहीं, इस तरीके का। ठीक है, उसको समझाएंगे कि आप इस तरीके की गलती ना करो। उनके माता पिता को बताएंगे कि आपका जो बच्चा है
आप इस तरीके की गलती कर रहा है और आपकी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो इस तरीके की जो फाइन है वो भरने के लिए सक्षम भी नहीं है, तो आप अपने बच्चे को समझाइए। टीचर को आगाह किया जाएगा कि आपकी क्लास का ये स्टूडेंट है जो मैडम बहुत ही ज़्यादा, ये सर जो, सर से आप बोलेंगे कि सर ये बहुत ही ज़्यादा बदमाशी करता है, इसको समझाइए करके, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहली दूसरी बार में तो उसको समझाई दी जाएगी, समझाए जाएंगे। और अधिकतर बच्चों पर इफेक्ट ये देखा जाता है, ये देखा गया है, साइकोलॉजिकली देखा गया है कि जो मम्मी पापा अगर बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, अगर वो आकर इमोशनल टच से बात भी करते हैं तो वो थोड़ा सा सुधरने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अगर फिर भी हाइपोथेटिकल कंडीशन ले लेते हैं कि वो बच्चा फिर भी नहीं सुधरा और उसको फिर से फाइन देना पड़ रहा है, तो उसको तो फाइन देना ही पड़ेगा, फाइन देना ही पड़ेगा। अगर वो गरीब है तो भी उसको फाइन देना ही पड़ेगा। और एट द मोमेंट क्या होगा, अगर वो फाइन चुका नहीं पाते हैं, उनके माता पिता नहीं चुका पाते हैं, उनको 2-3 बार समझाइश दी गई थी, उसके बाद भी वो नहीं सुधर पा रहे हैं, तो बेटर है कि उनको हॉस्टल से निकाल दिया जाए। वो अंतिम ऑप्शन है, मैंने बोला अंतिम ऑप्शन है। अंतिम ऑप्शन जब उसके ऊपर फाइन लगाया गया और वो दे दिया, या देने के बाद भी और उस तरीके से काम कर रहे या नहीं दे पा रहे हैं, नहीं देने की कंडीशन उसको हॉस्टल वालों ने भी समझा, स्कूल वालों ने भी समझा, गवर्नमेंट में ने भी समझा कि ठीक है उनके कंडीशन अच्छे ना होने के कारण उन्होंने नहीं दे पाया, लेकिन फिर भी अगर उस तरीके के वो काम करते रहेगा, वो बच्चा नहीं सुधरेगा, तो फिर अंतिम ऑप्शन होता है कि उनको बाहर निकाल दिया जाता है। हमारे हॉस्टल में ऐसा एक बार हुआ था कि उनको बाहर निकाला गया था। 2 बच्चे थे, मतलब 2 सीनियर ही थे, बच्चे क्या बोलूँ, सीनियर ही थे, तो हम लोग के लिए सीनियर थे, तो लोग इतना अति कर देते थे, अति कर देते थे, अति। तो उन लोगों के साथ क्या हुआ कि उन लोगों ने, जैसे बुली के बारे में बता रहा था, ये पॉइंट आया तो थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। बुली के बारे में जैसे बता रहा था कि धमकाने वाला, तो उन दोनों को, हर स्टूडेंट को धमकाते थे। और एक दिन इस बारे में वार्डन से भी कई बार इस बारे में चर्चा किया गया, लेकिन जैसे कंडीशन आप खराब थे बोलन, तो उसी तरीके की उनकी भी कंडीशंस थी। दोनों एक ही गांव से भी आते थे, बिलोंग करते थे एक ही जगह से, अच्छे से दोस्त भी थे। तो हर लोगों के साथ वैसी लड़ाई झगड़ा करना, बुली करना, किसी को इतना टांग खिंचाई करना कि बच्चा रोने पर ही उतर आए, रो ही डाले, तो उनकी बहुत कंप्लेन जाती थी। एक टाइम ऐसा हुआ, सर पानी सर से ऊपर चला गया और फिर उन दोनों का रेस्टिगेट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। तो एक लिमिट तक देखा जाता है, उसके बाद ये ऑप्शन बचता है। और बच्चा, जहाँ तक आपने पूछा कि फाइनेंशियली वीक है और बदमाशी करते रहता है लगातार, तो फिर ये ऑप्शन जाएगा कि रेस्टिगेट कर दो और सुधर गया तो अच्छी बात है। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। एक बार कमेंट में बता दीजिए क्लियर हुआ कि नहीं। ओके, सभी को क्लियर है, टेक्निक्स भी समझ में आ गए। क्वेश्चंस कैसे आएंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएंगे कि एक जो अच्छा आदर्श बोलते हैं, आइडियल जो वार्डन है, वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक अपनाएगा, कौन कौन सी टेक्निक अपनाएगा। पहला, वो फोरकास्टिंग करेगा चीज़ों की कि आने वाले समय में कौन सी चीज़ों को पहले से मंगा कर रखना चाहिए, कौन से की नहीं। तो पहला बोल दिया फोरकास्टिंग, मतलब कौन कौन सी चीज़ें करेगा, ये चलते ना। 2 तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, अभी करेगा उसमें चलते फोरकास्टिंग। दूसरा, वो जो है वो स्टॉक मैनेजमेंट करके चल रहा है, स्टॉक मैनेजमेंट करके चल रहा है, ठीक है, स्टॉक मैनेजमेंट करके चल रहा है। तीसरा, वो जो स्टोर है, जो भंडार गृह बोलते हैं हिंदी में, जो स्टोर है, स्टोर रूम में आने वाले सभी चीज़ों का एक उसने नियंत्रण रखा हुआ है कि कौन सा चीज़ पहले आ रहा है, कौन सी चीज़ बाद में आ रहा है। वही फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला जो कंडीशन है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को अपनाएगा। चौथा, उसने बोला कि क्या 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 हमने कवर किया। पहले हमने किया कि फोरकास्टिंग कर रहा है, फिर बोल रहा है स्टॉक मैनेजमेंट कर, स्टॉक को मैनेज करके चल रहा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के केस को बना रहा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैंने समझाया था वो वाला हो सकता है। तीसरे में, चौथे पॉइंट में वो बोले कि इनमें से सभी, तो मैंने आप सभी को टेक्निक के बारे में बताया। टेक्निक के बारे में क्या बताया कि उसे फोरकास्टिंग करना चाहिए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बारे में जानना चाहिए, ऑडिटिंग होना चाहिए, जो रिकॉर्ड मैनेजमेंट करके चलना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ ही लग रहे हैं, ठीक है। ये दोनों के बारे में तो हमने पढ़ा है। दूसरे के बारे में सोच रहे होंगे कि आप स्टॉक मैनेजमेंट हमने नहीं पढ़ा, तो स्टॉक मैनेजमेंट नहीं पढ़ा, लेकिन यहाँ आपने चीज़ें समझी थी, ये वाली जो चीज़ें हैं, ABC एनालाइज, ये भी क्या था, स्टॉक मैनेजमेंट से ही संबंधित था, तो इसके बारे में, ठीक है। तो ये ABC एनालाइज को आप ये बस मत समझिएगा कि एज इट इज नाम से पूछा जाएगा, हो सकता है स्टॉक मैनेजमेंट बोल दिया जाए,
तो स्टॉक मैनेजमेंट ही आपकी क्या इन्वेंट्री मैनेजमेंट से संबंधित है, क्योंकि इन्वेंट्री आप स्टॉक में रखने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों में से क्या, तीनों सही थे, तो इनमें से सभी आएगा। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि दो तरीके से क्वेश्चन हो सकते हैं, एक तो मैंने बता दिया, दूसरा ये बताऊं कि एक वार्डन जो है वो किस प्रकार के इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक को नहीं अपनाएगा, या उसे किस तरीके के टेक्निक को नहीं अपनाना चाहिए। नहीं अपनाने चाहिए वाले जब भी क्वेश्चन आए तो आप नहीं को ना सबसे पहले सर्कल मार लो या अंडरलाइन कर लो कि नहीं बताना है। तो जितने भी टेक्निक आपको मालूम है जो आपको आपके मैनेजमेंट के लिए आपको हेल्प करेगा, आपके इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हेल्प करेगा, उन चीज़ों को आप समझ जाएंगे। इतना सारी चीज़ें समझाने के बाद उनमें से जो बच जाएगा वो आपके नहीं में आंसर आ जाएगा। जैसे हो सकता है फोरकास्टिंग को अपनाएं, ऑडिटिंग को अपनाएं, तीसरा हो सकता है एक उसके लिए वर्कर रख दे, मैनेजमेंट के लिए एक वर्कर को सौंप दे, सारी जिम्मेदारी एक मैनेजमेंट वर्कर को सौंप दे। ठीक है, चौथा हो सकता है स्वयं जिम्मेदारी से हट जाए। तो स्वयं जिम्मेदारी से हट जाए, ये सही चीज़ रहेगा क्या? ये गलत चीज़ है, मैनेजमेंट उसी को करना होगा। यहाँ पर बोला भी गया कि एक कर्मचारी नियुक्त कर दे जो इस मैनेजमेंट को संभाले, तो कर्मचारी नियुक्त तो कर देगा वो कि वो जो अपने अंदर एक वर्कर रख देगा, कर्मचारी रख देगा जो इन सभी मैनेजमेंट को संभालेगा, लेकिन अंतिम रूप से जवाबदारी इसी की होने वाली। तो स्वयं इस पद से हट जाए या इस कार्य से हट जाए, ये गलत हो जाएगा। तो मैनेजमेंट में ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये हो सकता है कि ये अपने नीचे एक व्यक्ति और रख लिया है जो उसकी सारे कामों में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में दो बोल दिया, दो लाइन बोल दिया। एक बेहतर इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए पहले से ही पूर्वानुमान किया जाना चाहिए इस चीज़ों का। दूसरा, पूर्वानुमान की कोई आवश्यकता नहीं है, जब जिस चीज़ की जरूरत पड़े तब उस चीज़ को मंगा लीजिए। तो बताइए दोनों कथनों में कौन सा ज़्यादा सटीक है? तो पहला वाला सटीक है ना, मैंने आपको बताया कि पूर्वानुमान करने से आपके मैनेजमेंट में हेल्प मिलेगी। और दूसरा जो बोला जब जरूरत है जिस चीज़ की तब मंगा लो, तो उसमें यह हो सकता है कि आउट ऑफ स्टॉक की दिक्कतों से आपको गुजरना पड़े, तो उस तरीके के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे इस प्रकार के सारे हम टॉपिक कवर करने के बाद बीच में, सारे टॉपिक नहीं, 2-3 टॉपिक कवर करने के बाद मैं बीच में क्वेश्चन लेके आऊँगा ताकि हम सभी को क्वेश्चन करें, फिर आगे आने वाले टॉपिक को पढ़ें। मेजरली आपको जो 3 टॉपिक हैं वो सबसे ज़्यादा पढ़ने में जो लगेगा कि ज़्यादा जरूरी है। पहला तो मैंने पढ़ा देता है हैंडलिंग लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। दूसरा है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वाला जो है वो बहुत ही लंबा टॉपिक हो जाएगा अपने आप में, क्योंकि आपको हर तरीके से सेफ्टी और सिक्योरिटी दिखना पड़ेगा, जो कि आने वाले क्लास में हम करेंगे। और ये जो तीसरा नंबर में रखूंगा मैं इसको कि कंज्यूमेबल और इन्वेंट्रीज के हम कैसे मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। इसका क्लास इतना ही था, इसमें और भी ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है। आप इन चीज़ों को समझकर आगे अपने क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। और जब क्वेश्चन आएंगे और उसमें लगेगा कि कुछ चीज़ें छूट गई है, तो वहाँ भी मैं क्वेश्चन के साथ डील करते चलूँगा। इतने में किसी को परेशानी क्लियर हुआ होगा, आई होप। एक बार बता दीजिए कमेंट करके, फिर क्लास ओवर करेंगे। अगर कोई भी डाउट है तो भी पूछ सकते हैं आप लोग। एनी डाउट? ठीक है, ये टॉपिक क्लियर है। मुकेश जी पूछ रहे हैं कि फैक्ट का क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, फैक्ट में क्वेश्चन मैंने शुरू क्लास में भी बोला था, आपने अटेंड किया शायद, तो मैंने वहां बताया था कि आप सभी को कि जो फैक्ट वाली चीज़ें मैं क्वेश्चन के साथ ही आपको याद करा दूंगा। क्वेश्चन के साथ आप उसको याद कर लीजिए, ट्रिक के माध्यम से याद करूंगा ताकि वो आपको हमेशा याद रहे, आप भूलेंगे भी नहीं उसको। एक वार्डन बनने के बाद भी अगर आप ट्रेनिंग में जाएंगे तो भी आप दूसरे वार्डन के पास इंप्रेशन जमा पाएं, ये मेरी गारंटी है। आपको फैक्ट इस तरीके से मैं याद कराऊंगा। ठीक है, फैक्ट में कुछ नहीं आता यार। फैक्ट में आपको क्या ही पूछेंगे कि कितने EMRS हमारे देश में संचालित किए जा रहे हैं, कितने आगे बनाने की उसकी मुहिम चल रही है। ठीक है, कौन कौन से राज्य में ज़्यादा है, किस राज्य में कम है, कब से ये चालू हुआ, महिलाओं के लिए कब से चालू हुआ, पुरुषों के लिए कब से चालू हुआ। खैर ये तो दोनों एक साथ चालू हुआ। बोला जाएगा कि EMRS के अलावा अन्य कौन कौन सी जो संस्थाएं हॉस्टल प्रोवाइड करती हैं, संस्थाएं ना बोल के बोल सकते हैं कि राज्य सरकार की कौन कौन से या केंद्र सरकार के कौन कौन से और स्कीम चल रहे हैं जो हॉस्टल के लिए हैं, बच्चों के हॉस्टल्स के लिए हैं, उसको हमको पढ़ना होगा। उनकी संख्या क्या है, कब से कौन लागू हुआ, किसी किसी हॉस्टल में जो स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जो स्कूली जो शैक्षणिक जो होते हैं ना
एजुकेशनल स्कॉलरशिप वो अलग है, जो आप एक पढ़ाई के दरमियान लेते हो साल भर का एक बार। उसके अलावा आपके छात्रावास में मतलब हॉस्टल में रहते हुए भी कुछ कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए भी आपको कुछ पैसे दिए जाते हैं। जैसे मैंने बाबू जगजीवन राम के बारे में बताया था कि वहाँ रहने वालों को 5,000 रुपये अलग से दिए जाते हैं, ठीक है, अलग से उन बच्चियों के लिए, और अनुदान राशि दी जाती ताकि वो अपने पसंद का कुछ चीज़ खरीद सके, ले सके, ठीक है। बहुत ही थोड़ा इमोशनल चीज़ें हैं, इसके बारे में हम जब फैक्ट में पढ़ेंगे तो बताऊंगा कुछ कुछ चीज़ों को, तो आपको भी लगेगा कि हाँ जरूरी है, ये सब जरूरी क्यों है, ये सब चीज़ें मुहिम लाई क्यों गई है, ठीक है। तो इन चीज़ों का मेरा दावा है कि फैक्ट क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन बेस्ड कराऊंगा, वहीं से आप याद कर लेंगे, आराम से आपको याद हो जाएगा। तो फैक्ट के भी क्वेश्चन आएंगे, इनके भी क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा और कोई डाउट, इस क्लास से संबंधित कोई डाउट? इसके पीडीएफ आप सभी को अभी मिल जाएंगे, ठीक है। पहले वाले जो क्लासेस है उनके पीडीएफ डल गए, इनका भी डल जाएगा। मैं पर्टिकुलर टॉपिक वाइज आपके लिए पीडीएफ लेके आ रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में भी थोड़ा थोड़ा आसानी जाए। एनी डाउट? ऑल क्लियर? ओके, फिर इस क्लास में यहीं पर रखते हैं, यहीं तक, ठीक है। तो मेरे सारे हॉस्टल वार्डन सोचते इसी तरीके से रहिए। ये दो बातों को ध्यान रखें कि आपको वार्डन बन चुके हैं, आपको इसी तरीके से सोचना है, वो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा देगा। इस बार फ़ायदे के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।